तो हेलो एवरीवन, ये है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियो चैप्टर 2 क्लास 9th इज मैटर अराउंड अस प्योर की। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हमारे आसपास के मैटर के बारे में। जैसे हमने चैप्टर 1 में जाना था कि मैटर होता क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और उनकी प्रॉपर्टीज़, बहुत चीज़ें जानी थी हमने। इस चैप्टर में हमें जानना है कि प्योर है कि नहीं है हमारे आसपास का मैटर। तो पहली तो आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि प्योर वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, पहले तो आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए व्हाट इज़ प्योरिटी। ठीक है, व्हाट इज़ प्योरिटी। तो प्योरिटी का मतलब क्या होता है, इस बात को सोचो। अगर आपने आसपास थोड़ा आपने देखा हो, किचन में जाओ आपने देखा होगा, आपको ऐसे बॉटल्स दिखेंगे जिसमें लिखा होगा प्योर वाटर, या फिर आपने देखा होगा ऐसा प्योर मिल्क लिखा होगा कहीं पे, है ना, या फिर आपने लिखा होगा प्योर घी या प्योर बटर। ठीक है, तो आपको पता है प्योर का मतलब क्या होता है। प्योर का मतलब होता है कि बेसिकली उसके अंदर जो भी वो चीज़ है, उसके अंदर उस चीज़ के अलावा कुछ और नहीं है। मतलब अगर प्योर मिल्क है तो प्योर मिल्क के अलावा सिर्फ प्योर मिल्क ही हो, उसके अलावा और कुछ ना हो। मिल्क के अंदर कुछ ऐसा ना हो कि पाउडर मिला दिया, ठीक है, तो प्योर नहीं कहलाएगा। बोलो बेसिकली उसके अंदर मिलावट ना हो, हम ऐसा कह सकते हैं। जैसे प्योर वाटर है तो वाटर के अंदर सिर्फ वाटर हो, कोई धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए। तो प्योरिटी को हम बोल सकते हैं बेसिकली ये एक डिग्री होती है, द डिग्री टू विच a substance is free from impurities। मतलब कि कितनी डिग्री का मतलब होता है कितने एक्सटेंट तक, मतलब कितने तहत तक ये जो मैटर है वो इम्प्योरिटी मतलब अशुद्धियों से शुद्ध है। बेसिकली अगर प्योरिटी का आपको मैं मतलब बताऊं कि उसके अंदर कितनी ज़्यादा मिलावट अगर हो रखी है, कितनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ का मतलब होता है कि अशुद्ध। जैसे कि मैं क्या करूं, पानी के अंदर थोड़ी सी अगर धूल मिला दूं, तो थोड़ी सी रेत मिला दूं, तो जो रेत है वो इम्प्योरिटी हो जाएगी। तो बेसिकली द डिग्री टू विच अ सब्सटेंस इज फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़। बेसिकली प्योरिटी का मतलब होता है कि कितने तहत तक, कितने एक्सटेंट तक एक चीज़ इम्प्योरिटीज से मुक्त है। ठीक है, ये बात समझ आई होगी। अब प्योरिटी के बेसिस पे, ठीक है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि टाइप्स ऑफ यहाँ पे आप स्टार डाल लेना मैटर। टाइप्स ऑफ मैटर तो हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, याद करो। पहले चैप्टर में हमने टाइप्स ऑफ मैटर पढ़े थे, जो कि था सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एक्सेट्रा एक्सेट्रा पढ़ा था ना। तो टाइप्स ऑफ मैटर अभी हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी। मतलब प्योरिटी के बेसिस पे हम मैटर को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है, पहला हिस्सा जो बटेगा हमारा वो होता है प्योर सब्सटेंस। कैसा रहता है, प्योर सब्सटेंस, है ना। और दूसरा जो है वो है हमारा मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, तो बेसिकली नाम से पता लग रहा है प्योर सब्सटेंस थोड़े ज़्यादा प्योर होंगे और मिक्सचर इतने प्योर नहीं होंगे। बेसिकली इनके अंदर और चीज़ें भी होंगी, लेकिन हम इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर का में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। अभी आपको एक चीज़ समझो, ठीक है, प्योर सब्सटेंस को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मानो मैंने क्या लिया, अब लिखना मत इसको, ठीक है, मैंने क्या लिया, मैंने एक ग्लास लिया, लिक्विड लिया, उसके अंदर मानो उसके अंदर मैंने देखा कि यहाँ पे पानी था, क्या था, H2O था, H2O। यहाँ पे देखा तो इधर भी H2O ही था, यहाँ पे देखा तो इधर भी H2O था, यहाँ पे देखा तो इधर भी H2O था। तो इसकी पूरी की पूरी जो बनावट है, वो एक ही जैसी है। यहाँ पे देखो तो भी सेम, यहाँ पे देखो तो भी सेम, यहाँ पे देखो तो भी सेम, यहाँ पे देखो तो भी सेम। मतलब इसकी पूरी की पूरी बनावट एक जैसी है। एक जैसी मतलब कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है सेम। अगर पूरी की बनावट एक ही जैसी हो जाए तो हम बोल देंगे कि ये प्योर है। मानो जैसे कि मैंने प्योर मिल्क लिया, है ना, मैंने यहाँ देखा तो इधर मिल्क था, यहाँ देखा तो इधर मिल्क था, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो ये पूरा का प्योर मिल्क हो गया, है ना। दोबारा एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि समझो मैंने क्या लिया, एक सॉलिड लिया। इस सॉलिड के अंदर मानो इसके अंदर ग्लास था, ग्लास मतलब कांच था। यहाँ देखा तो यहाँ भी ग्लास, यहाँ भी ग्लास, यहाँ भी ग्लास, यहाँ भी ग्लास, इधर भी ग्लास, पूरे में ग्लास ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये एक ही जैसी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है
है ना। तो जो एक ही जैसी चीज़ों से मिलके बना हो तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कि इसकी कॉम्पोजिशन कांस्टेंट है। क्या है? कॉम्पोजिशन इनकी कांस्टेंट है, क्योंकि एक ही जैसी चीज़ों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, अभी हम इसके डेफिनेशन समझते हैं। तो डेफिनेशन इसकी कहती है बेसिकली कि प्योर सब्सटेंस, तो देखो आप इसको पॉइंट्स में लिख सकते हो। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट बनेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो कांस्टेंट कॉम्पोजिशन होती है। ठीक है, प्योर सब्सटेंस, आप पूरा लिख लेना, मैंने सब्सटेंस को सब लिख दिया बस, आर मटीरियल्स दैट हैव अ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। कांस्टेंट कॉम्पोजिशन का मतलब कि एक जैसी बनावट। अगर बनावट एक जैसी है तो वो प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, और बेसिकली मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये एक ही जैसे पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल विच आर सेम इन द केमिकल नेचर। बेसिकली यहाँ मैं लिखता हूँ। ठीक है, इट कंसिस्ट of same type of particle with same chemical nature। बेसिकली कह रहे हैं कि सबसे पहले तो दो चीज़ें प्योर सब्सटेंस को अगर आपको पहचानना है तो दो चीज़ें ध्यान रखना। पहली बात तो इनकी कांस्टेंट कॉम्पोजिशन होनी चाहिए। ये कीवर्ड है, कीवर्ड मतलब कि सिर्फ आप अगर पॉइंट में सिर्फ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन भी लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। और दूसरा कह रहा है कि इनके सेम टाइप ऑफ पार्टिकल होने चाहिए, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल, और उनका केमिकल नेचर भी सेम ही होना चाहिए। मतलब कि एक ही जैसे पार्टिकल्स हों और पूरा का पूरा एक ही जैसे पार्टिकल से मिलकर बना हो, जैसा कि मैंने भी आपको बताया। ठीक है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे हम लिख सकते हैं प्योर वाटर, है ना, या फिर हम लिख सकते हैं कि देखो एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हम कुछ एलिमेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स में देखें बेसिकली सारे एलिमेंट्स प्योर होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिया हाइड्रोजन। ठीक है, मैंने क्या लिया, एक बॉक्स के अंदर हाइड्रोजन गैस ली, तो ये तो प्योर ही है ना, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन ही है और तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, या फिर मैंने ली हाइड्रोजन की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, गोल्ड ले सकते हैं। ठीक है, सिर्फ अगर गोल्ड है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गोल्ड ही होगा, वो प्योर माना जाएगा। ठीक है, या फिर मैंने क्या ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, आयरन ले लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, अभी आपको शायद स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, देखो अभी मैं दिखा देता हूँ आपको गूगल पे ना, पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो देखो ये आपको पीरियोडिक टेबल दिख रही है पूरी। तो ये जो पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल है, इसको लोड जाने दो। हाँ, अभी लोड हो गया है ना। तो देखो मैं जूम इन करके दिखाता हूँ आपको थोड़ा, है ना। हाइड्रोजन हो गया, इस तरफ को हीलियम हो गया 2 नंबर पे, है ना। अभी इसको आप चौथे चैप्टर में पढ़ोगे, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, तो जितने भी हैं टोटल 117 होते हैं। तो जितने भी हैं 118 हैं, सॉरी, है ना। तो जितने भी हैं सारे के सारे प्योर हैं। बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल मैंने सोडियम लिया हुआ है ना, तो सोडियम के अंदर अगर कुछ और नहीं मिला होगा, प्योर सोडियम ही है, तो मैं बोलूँगा कि ये प्योर सब्सटेंस है। बात समझे कि ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, तो सारे के सारे एलिमेंट्स प्योर होते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम ऑल एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस। मैंने सब के आगे डॉट लगा दिया, आप समझ जाना बात को। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे प्योर होते हैं। ये बात अपनी बात को अच्छे से समझ लो, उनकी कांस्टेंट, क्योंकि सभी कांस्टेंट कॉम्पोजिशन है और सभी पे सेम टाइप के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, लेकिन एलिमेंट्स के साथ साथ कंपाउंड, बेसिकली सेकंड पे आप समझोगे कि जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड मतलब के मैं समझाता हूँ अभी आपको। कंपाउंड का मतलब होता है ये एलिमेंट्स से मिलके बनते हैं। किससे मिलके बनते हैं? दे आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। इसको हम एलिमेंट और कंपाउंड अच्छे से आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये जानो कि
कंपाउंड हो गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं H2 को O2 में डालूं तो हमारा क्या बनता है, H2O बनता है। बैलेंस नहीं करी इक्वेशन, बेसिकली हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में डाला, पानी बना। अब इसके अंदर तो दो कंपाउंड है, कौन कौन से दो कंपाउंड है, एक तो हाइड्रोजन है और क्या है, एक ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये एक एलिमेंट है, क्या है, ये एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, लेकिन ये एक कंपाउंड है। तो जो कंपाउंड होते हैं वो भी प्योर सबस्टांस माने जाएंगे, क्या माने जाएंगे, अब कंपाउंड भी प्योर सबस्टांस माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं दो कंपाउंड्स को, अच्छा एक दो एग्जांपल और देखते हैं फिर समझेंगे। ठीक है, ये तो हम हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, है ना। एक सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा देख लेते हैं, सोडियम लिया मैंने, ठीक है, और उसमें क्लोरीन डाला तो टेंड्स टू सोडियम क्लोराइड बना। ठीक है, NaCl जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसको तो पानी बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारा घरेलू नमक होता है। NaCl का मतलब होता है नॉर्मल हमारा जो नमक होता है। तो इसके अंदर दो सबस्टांस हैं, एक तो क्या है, सोडियम है और एक क्लोरीन है। अगेन ये क्या है, ये एक एलिमेंट है, ये क्या है, ये एक और एलिमेंट है, लेकिन ये क्या है, ये एक कंपाउंड है ना, क्या है, कंपाउंड है। तो ये बात समझ आई होगी कि सारे के सारे बेसिकली एलिमेंट्स जो मैंने अभी आपको दिखाए वो तो 118 117 हैं। जब वो 118 117 आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद वो कंपाउंड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं कंपाउंड, इसके बारे में अभी मैंने थोड़ा सा बताया आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तीसरे चौथे चैप्टर में हमें एलिमेंट्स और कंपाउंड बहुत डिटेल में पढ़ने हैं। तो इतनी बात आपको समझ आई होगी प्योर क्या होते हैं। एक बार प्योर को अच्छे से देख लो, प्योर सबस्टांस होते क्या है। प्योर सबस्टांस होते हैं जिनकी कांस्टेंट कंपोजिशन होती है। ठीक है, रूल नंबर 1, कंपोजिशन की कांस्टेंट होनी चाहिए। दूसरा रूल कह रहा है कि इसके पार्टिकल सेम होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे, सारे के सारे प्योर सबस्टांस होते हैं। ऑल एलिमेंट्स आर प्योर सबस्टांस। अगला कह रहा है दे आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, बेसिकली कंपाउंड्स। जो अब सेकंड नंबर पे आए हमारे कंपाउंड्स। अब जितने भी कंपाउंड है, ठीक है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं। अब एलिमेंट्स अगर प्योर है, इस बात को समझो। अभी इस बात को एक चीज़ में समझाता हूँ आपको। अगर मैं एलिमेंट को एलिमेंट में ही मिलाऊँ तो मिलेगा हमें कंपाउंड। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक कंपाउंड लूँ C1, उसको दूसरे कंपाउंड में मिलाऊँ C2, तो हमें एक मिक्सचर मिलता है। क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है, जो कि हम अभी सेकंड में यहाँ पे पढ़ेंगे। अभी याद करो, हमने मिक्सचर का भी लिख रखा है इधर, है ना, ये जो मिक्सचर लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्योर नहीं होते, मिक्सचर्स को हम प्योर नहीं बोलते। ये प्योर है, ये प्योर है, ये प्योर है, लेकिन दो कंपाउंड्स को अगर मैंने मिला दिया और वो मिक्सचर बना तो इसको हम प्योर नहीं बोलेंगे। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ प्योर सबस्टांस। समझ आई आपको। ये सारा हटाता हूँ मैं एक बार जूम आउट करता हूँ, एक बार आप ठीक से देख लो या फिर लिख लो पॉज करके, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, तो इतना लिख चुके हैं अभी तक हम। ठीक है, प्योर सबस्टांस आई होप आपको समझ आ गए होंगे। चलते हैं मिक्सचर्स पे। तो देखो, मिक्सचर्स पे चलने से पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हो कि जो यहाँ पे दो कंपाउंड्स है, बेसिकली A + B और टेंड्स टू C बना। अब आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि होने को तो ये प्योर सबस्टांस है, क्या है, प्योर सबस्टांस है, लेकिन तब भी इसके अंदर दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक A है और एक B भी है ना। तो आप बोलोगे ये प्योर कैसे हुआ। अगर सिर्फ A ही होता यहाँ पे, है ना, तो आप बोलते प्योर है, लेकिन ये और ये दोनों साथ में आ रहे हैं और उन दोनों से मिलके C बन रहा है ना, इन दोनों से मिलके C बन रहा है, तो ये प्योर कैसे हुआ। तो देखो, जवाब इसका यहाँ पे आता है कि जो प्योर सबस्टांस होते हैं ना, वो केमिकली बॉन्डेड होते हैं टुगेदर। बेसिकली जैसे Na था, है ना, जो Na था मतलब सोडियम था हमारा, और जो क्लोराइड था, सोडियम और क्लोरीन था, ये दोनों आपस में केमिकली बॉन्डेड हो चुके हैं। मतलब ये दोनों केमिकली बॉन्डेड हो चुके हैं। बॉन्डेड मतलब कि बंध चुके हैं केमिकली एक दूसरे से। ठीक है, तो इस वजह से इनका जो रीज़न है कि इस वजह से इसको हम प्योर सबस्टांस बोलेंगे। ठीक है, प्योर सबस्टांस क्यों बोलेंगे, अगेन कि मान इस बात को समझो। ठीक है, मैंने A को डाला B में और AB बन गया। ठीक है, तो मतलब ये इसका केमिकल बॉन्डिंग हो गई है इसकी, तो मैं बोलूँगा कि जो AB है ये प्योर है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने A को डाला B में और कुछ हुआ ही नहीं, मतलब A और B अलग अलग ही हैं, तो मैं बोलूँगा ये मिक्सचर है एक। बात समझे आप। अगर केमिकली बॉन्ड हो चुके हैं तो ये दोनों के दोनों प्योर होंगे, अगर केमिकली बॉन्ड नहीं हुए हैं तो ये प्योर नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना, टू एलिमेंट्स केमिकली जब बॉन्ड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कंपाउंड में, खैर लिखने की ज़रूरत नहीं है, कंपाउंड्स में आपको समझ आ ही जाएगा ये चीज़। अब चलते हैं चलो मिक्सचर्स पे। ठीक है, मिक्सचर्स देखो जगह नहीं बची तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना। ये हो गया हमारा प्योर सबस्टांस, पहला नंबर प्योर सबस्टांस हो गया। जो ये मिक्सचर वाला पार्ट है ये वाला, इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। अब सेकंड पे आते हैं हमारे मिक्सचर्स।
एक बार दोबारा से बताया तो मैं आपको हमारा जो जितना भी मैटर है या तो प्योर सबस्टांस है या मिक्सचर्स हैं। प्योर सबस्टांस हमने पढ़ लिया पूरा, अब मिक्सचर्स की बारी, ठीक है। तो देखो मिक्सचर्स पे चलने से पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हो कि जो यहाँ पे दो कंपाउंड्स है बेसिकली A प्लस B और टेंड्स टू C बना। अब आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि होने को तो ये प्योर सबस्टांस है, क्या है, प्योर सबस्टांस है, लेकिन तब भी इसके अंदर दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक A है और एक B भी है ना। तो आप बोलोगे ये प्योर कैसे हुआ? अगर सिर्फ A ही होता यहाँ पे, है ना, तो आप बोलते प्योर है, लेकिन ये और ये दोनों साथ में आ रहे हैं और उन दोनों से मिलके C बन रहा है ना, इन दोनों से मिलके C बन रहा है, तो ये प्योर कैसे हुआ? तो देखो जवाब इसका यहाँ पे आता है कि जो प्योर सबस्टांस होते हैं ना वो केमिकली बॉन्डेड होते हैं टुगेदर। बेसिकली जैसे Na था, है ना, जो Na था मतलब सोडियम था हमारा, और जो क्लोराइड था, सोडियम और क्लोरीन था, ये दोनों आपस में केमिकली बॉन्डेड हो चुके हैं। मतलब ये दोनों केमिकली बॉन्डेड हो चुके हैं। बॉन्डेड मतलब कि बंध चुके हैं केमिकली एक दूसरे से, ठीक है। तो इस वजह से इनका जो रीज़न है कि इस वजह से इसको हम प्योर सबस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। प्योर सबस्टेंस क्यों बोलेंगे अगेन, कि मान लो इस बात को समझो, ठीक है। मैंने A को डाला B में और AB बन गया, ठीक है। तो मतलब ये इसका केमिकल बॉन्डिंग हो गई है इसकी, तो मैं बोलूँगा कि जो AB है ये प्योर है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने A को डाला B में और कुछ हुआ ही नहीं, मतलब A और B अलग अलग ही हैं, तो मैं बोलूँगा ये मिक्सचर है एक। बात समझे आप? अगर केमिकली बॉन्ड हो चुके हैं तो ये दोनों के दोनों प्योर होंगे, अगर केमिकली बॉन्ड नहीं हुए हैं तो ये प्योर नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना, टू एलिमेंट्स केमिकली जब बॉन्ड कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है ये कंपाउंड में, खैर लिखने की ज़रूरत नहीं है, कंपाउंड्स में आपको समझ आ ही जाएगा ये चीज़। अब चलते हैं चलो मिक्सचर्स पे, ठीक है। मिक्सचर्स देखो जगह नहीं बची तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना। ये हो गया हमारा प्योर सबस्टांस, पहला नंबर प्योर सबस्टांस हो गया। जो ये मिक्सचर वाला पार्ट है ये वाला, इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। अब सेकंड पे आते हैं हमारे मिक्सचर्स। एक बार दोबारा से बताया तो मैं आपको हमारा जो जितना भी मैटर है या तो प्योर सबस्टांस है या मिक्सचर्स हैं। प्योर सबस्टांस हमने पढ़ लिया पूरा, अब मिक्सचर्स की बारी, ठीक है। अब देखो मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो पहली बात तो मिक्सचर्स ऐसे बेसिकली दो चीज़ों के या दो कंपाउंड्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे मिक्सचर्स आर, साथ साथ में लिखते चलो, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सबस्टांसेस, ठीक है। मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा सबस्टांस से मिल के बनेंगे, ठीक है। ये बात समझ आई होगी आपको। मतलब जो मिक्सचर्स होते हैं, अगर आप दो चीज़ों को मिला दोगे, बात समझो, अगर आप एक प्योर चीज़ लोगे, प्योर सबस्टांस लोगे, है ना, उस प्योर सबस्टांस 1 लिया, फिर एक प्योर सबस्टांस 2 लिया, तो इन दोनों को मिलाओगे अगर आप, और ये दोनों केमिकली रिएक्ट नहीं करे अगर, तो ये केमिकली रिएक्ट नहीं करने चाहिए, शुड नॉट केमिकली रिएक्ट। तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा हमारा, है ना, वो क्या होगा, एक मिक्सचर होगा। क्या होगा? मिक्सचर होगा, ठीक है। मिक्सचर आपको समझ आया होगा, जब एक प्योर सबस्टांस लिया, दूसरा प्योर सबस्टांस लिया, और वो दोनों केमिकली रिएक्ट नहीं करे एक दूसरे से, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे रेत ली, यहाँ पे मैंने चीनी ली, दोनों को मैंने मिला दिया, तो ये मिक्सचर है। अब रेत और चीनी आपस में केमिकली थोड़ी रिएक्ट करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। बात समझ आई होगी आपको। अब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ प्योर सबस्टांस को प्योर सबस्टांस से मिलाने के बाद ही हमें मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। अब इस बात को समझना, जैसे कि अगर मैं क्या लूँ, एक लिया मैंने कंपाउंड, मैंने लिया एक कंपाउंड 1 को कंपाउंड 2 में अगर मैं मिलाऊंगा तो भी मिक्सचर ही बनेगा, ठीक है। बस केमिकली रिएक्ट ना करें, ठीक है, तो भी ये एक मिक्सचर ही बनेगा। तो दो चीज़ों को मिलाने से मिक्सचर बनता है, इतनी बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। अभी ऊपर क्या था, देखो ऊपर हमने पढ़ा था कि इनकी जो कांस्टेंट कॉम्पोजिशन होती है, तो इनकी कॉम्पोजिशन कांस्टेंट नहीं होती, ठीक है। नॉट हैव कांस्टेंट कंपोजिशन,
मतलब इनकी कंपोजिशन कांस्टेंट हो ऐसा कहीं ज़रूरी नहीं है। मतलब कि अगर जैसे ये एक बाल्टी है ना, बाल्टी का कंटेनर है, इसके अंदर एक मिक्सचर है, क्या है, मिक्सचर है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से देखो तो हो सकता है आपको ए मिले, यहाँ से देखो तो हो सकता है आपको बी मिले, यहाँ से देखो तो हो सकता है आपको सी मिले। क्योंकि इसकी बनावट हर जगह अलग अलग है तो मैं बोलूँगा एक मिक्सचर है। ठीक है, तो इसकी जो कंपोजिशन है वो कांस्टेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, इनकी कांस्टेंट कंपोजिशन नहीं होती। और इनको हम सेपरेट कर सकते हैं, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। बेसिकली दे कैन बी सेपरेटेड, इतना लिख दो, इनको अलग किया जा सकता है ना। फिजिकल प्रोसेस को केमिकल प्रोसेस आपके में कट चुका। बेसिकली मिक्सचर्स में क्या है, पहली बात तो एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। प्योर सबस्टांस में क्या था कि इनकी जो कंपोजिशन थी वो कांस्टेंट थी, लेकिन मिक्सचर में जो कंपोजिशन है वो कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब कि इसके अलग अलग जगहों से जो वो है अलग अलग हो सकती है। बेसिकली अलग अलग जगहों पे बनावट इसकी अलग अलग हो सकती है, और इसको हम छान के, उबाल के या कैसे ना कैसे करके इसको अलग कर सकते हैं। बात समझ आई, इसको आप सेपरेट कर सकते हो इसको। ठीक है, ये बात आपको समझ आई होगी। अब देखो मिक्सचर जो है ना ये, अब इस बात को समझो। अभी ये मिक्सचर, अभी हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ मैटर पढ़ा, प्योर सबस्टांस और मिक्सचर। अब मिक्सचर को चाहे आप चाहो तो ऐसे पॉइंट्स में लिख सकते थे, साइड साइड में ऐसे करके, है ना। अब मिक्सचर्स जो हैं इनके भी टाइप्स हैं। ठीक है, मिक्सचर के भी टाइप्स हैं, दो तरह के टाइप्स हैं। ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। दो तरह के टाइप होते हैं मिक्सचर्स के, इस बात को आप थोड़ा डीपली समझेंगे। ठीक है, पहला टाइप है होमोजीनियस, दूसरा टाइप है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पहला है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मैंने मिक्स लिख दिया, मिक्सचर पूरा लिख देना। और यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो मिक्सचर के दो टाइप है हमारे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, दोबारा से कौन कौन से दो टाइप, हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर के दो टाइप होते हैं हमारे। ठीक है, अभी एक एक करके पढ़ते हैं। पहला मैं पढ़ा रहा हूँ कौन सा आपका, पहला पढ़ा रहे हैं हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर पढ़ा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पहला वही लिखा है तो वही पढ़ा लेते हैं। तो देखो जो हमें फर्स्ट पढ़ना है वो होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं, जो कि बेसिकली अच्छे से मिक्स ना हो पाए। ठीक है, अगर ये इस बात को समझते हैं ना, दो तरह के मिक्सचर है, मैं तो ओवरऑल समझाता हूँ। पहला है हेट्रोजीनियस, दूसरा है होमोजीनियस। अगर मैंने दो चीज़ों को मिलाया और आपस में बढ़िया से मिल गए, वो अच्छे से मिक्स हो गए, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने चीनी को पानी में मिला दिया, ठीक है, और चीनी और पानी अच्छे से मिल जाते हैं, बिल्कुल बढ़िया से मिक्स हो जाते हैं, पता भी नहीं चलती चीनी कहाँ गई, तो वो हो जाएगा होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन अगर मैं रेत को मिला दूँ पानी में, तो क्या रेत और पानी मिलेंगे कभी, तो जवाब है नहीं मिलेंगे, तो एक ही हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। बात समझ आई होगी आपको। अगर अच्छे से मिल जाए तो होमोजीनियस है, अगर अच्छे से ना मिले तो हेट्रोजीनियस है। ठीक है, अब डेफिनेशन वगैरह पढ़ लेते हैं इस हेट्रोजीनियस की। देखो सबसे पहले तो हेट्रोजीनियस की बात कर रहे थे हम। सबसे पहले मैं इसमें कुछ पॉइंट्स लिख सकता हूँ। पहली बात तो इनके जो कंपोजिशन होती है, कंपोजिशन इज नॉट कांस्टेंट। मतलब कि रेत और पानी वाला एग्जांपल याद करो, ये रहा रेत, ये रहा पानी, है ना। अब इस रेत क्या होगा, जब पानी में रेत डाली जाएगी तो रेत थोड़ी देर बाद नीचे आके बैठ जाएगी। अब ये मानो ये रेत है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे देखा तो इधर तो वाटर था, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे देखा इस एरिया में, तो इधर तो रेत थी। रेत मतलब कि सैंड, है ना, सैंड थी, तो कंपोजिशन तो अलग अलग हो गई। यार यहाँ पे अलग चीज़ है और यहाँ पे अलग चीज़ है, कंपोजिशन ही अलग अलग है इसकी। तो मैंने यही बोला यहाँ पे कि जो इनकी कंपोजिशन होती है वो कांस्टेंट नहीं होती, मतलब अलग अलग होती है। ठीक है,
मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ इसी, मैं ये पॉइंट भी लिख सकता हूँ कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। बेसिकली इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं अलग अलग होती हैं। भाई यहाँ का जो पार्ट होगा ये पानी के जैसा, पानी की जैसी प्रॉपर्टी दिखाएगा, लेकिन जो यहाँ का पार्ट होगा ये रेत जैसी प्रॉपर्टी दिखाएगा, है ना। ये पानी जैसी प्रॉपर्टी और रेत जैसी प्रॉपर्टी, ये बात आपको समझ आई होगी। अगला पॉइंट मैं ये भी लिख सकता हूँ कि डिफरेंट पार्ट्स आर विजिबल, मतलब कि इसके अलग अलग पार्ट विजिबल होते हैं। आपको आंखों से ही देख के पता चल जाएगा कि ये पानी है और ये रेत है, मतलब अलग अलग पार्ट इसके विजिबल होते हैं, मतलब पता लग जाता है आपको, ठीक है। और इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। बेसिकली फिजिकल प्रोसेस मतलब छान दूँ, अगर मैं इसको छानना एक फिजिकल प्रोसेस है तो उसको मैं छान के अलग कर सकता हूँ, पानी को अलग कर दूंगा, इसको अलग कर दूंगा। तो ये हुआ हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बात समझ आई। हेट्रोजीनियस लास्ट में लिख लो, डज नॉट मिक्स वेल, मतलब कि अच्छे से मिक्स नहीं होते। दोबारा से एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं। पहला पॉइंट तो जो ये कि अच्छे से मिक्स नहीं होते ये, ठीक है। जैसे रेत और पानी अच्छे से मिक्स नहीं होंगे। कह रहा है कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस, मतलब कि मैं छान के, फिजिकल प्रोसेस होता है छानना हो गया, हैंड पिकिंग हो गया। हैंड पिकिंग मतलब कि जैसे क्या नाम है, चावल में से कंकड़ निकालते हैं ना, हैंड पिकिंग करके, मतलब हाथ से पिक करके, हाथ से उठा के, तो उसे बोलते हैं हैंड पिकिंग, ठीक है। ये बात समझ आई होगी। तो सेपरेट, उसी तरह एक जो छानना है, छानने को बोलते हैं फिल्टरेशन। फिल्टरेशन करके मैं क्या कर सकता हूँ, पानी को रेत से अलग कर सकता हूँ, सैंड से अलग कर सकता हूँ। फिर कह रहा है डिफरेंट पार्ट्स आर विजिबल, इसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो विजिबल होते हैं, आपको पता लग जाएगा कि ये पानी है ये रेत है, आंखों से देख के पता चल जाएगा आपको। फिर कह रहा है डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, मतलब कि इस पार्ट की अलग प्रॉपर्टी है, इस पार्ट की अलग प्रॉपर्टी है। ये वाला जो पार्ट है पानी की प्रॉपर्टी दिखाएगा क्योंकि वो पानी है, और ये वाला जो पार्ट है ये अलग प्रॉपर्टी दिखाएगा क्योंकि ये रेत है। अगला कह रहा है कॉम्पोजिशन इज नॉट कांस्टेंट, मतलब कि इसकी जो बनावट है वो अलग अलग है। ऊपर की तरफ पानी हो सकता है, नीचे की तरफ रेत हो सकती है, हो सकता है साइड में कुछ और हो जाए। इसमें मैं कंकड़ पत्थर भी डाल दूँ थोड़े बहुत, ठीक है, तो वो भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है क्योंकि वो भी कहीं मिक्स होते हैं, ठीक है। ये बात समझ आई होगी आपको। अब इसके एग्जाम्पल देखो, आपको समझ आएगा अच्छे से, है ना। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, जैसे कि मैंने बनाया सैलेड, बनाया एक सैलेड में क्या होता है, मैंने टमाटर डाला, मैंने खीरा डाला, मैंने उसके अंदर और भी कई वेजिटेबल्स डाले, है ना, कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स डाले, तो ये सब करके मैंने सैलेड बनाया, ठीक है। अब क्या सैलेड अच्छे से मिक्स हुआ है पूरा? नहीं हुआ ना अच्छे से मिक्स। क्यों क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसको आप देख के बता सकते हो कि ये रहा खीरा, ये रहा आपका क्यूकम्बर, या क्यूकम्बर तो खैर खीरा ही होता है, और ये रहा आपका टमाटर, ये रहा, मतलब बेसिकली अलग अलग वेजिटेबल्स को आप देख के अलग अलग पॉइंट कर सकते हो। तो सैलेड एक क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। जैसे कि अभी मैंने बताया सैंड वाटर, सैंड वाटर का तो एग्जाम्पल हम लेके ही चल रहे हैं, ठीक है। सैंड पानी में कहाँ घुलती है, इसको हम मड भी बोलते हैं ना। दूसरा हो गया ऑयल वाटर, ऑयल और वाटर पानी में आपस में घुलते हैं क्या? नहीं घुलते बिल्कुल भी, ठीक है। और क्या बना सकते हो, ऐसे कई एग्जाम्पल बना सकते हो बेसिकली जो अच्छे से नहीं घुलेंगे, ठीक है। मैंने क्या करा, आयरन के टुकड़े लिए, आयरन होता है ना, आयरन मतलब लोहे को घिस के उसका पाउडर बनाया मैंने। अब उस पाउडर को मैंने डाल दिया अपने कोई फेस पाउडर में डाल दिया, तो वो दोनों अच्छे से मिक्स होंगे क्या? नहीं होंगे। उसको अच्छे से मिक्स, उसको अलग किया जा सकता है। तो ये भी क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अलावा दूसरा कौन सा था, होमोजीनियस मिक्सचर था, है ना। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मैंने बताया था जो अच्छे से मिक्स हो जाए, है ना, जैसे कि रेत और पानी, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मैंने क्या बताया था, जो अच्छे से मिक्स ना हो। हेट्रो है इसके नाम में, हेट्रो मतलब अलग अलग, हेट्रो मतलब अलग अलग, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो अच्छे से मिक्स ना हो, और होमोजीनियस मिक्सचर जो कि अच्छे से मिक्स हो जाए। अब एग्जाम्पल, इस होमोजीनियस मिक्सचर को समझने से पहले एक एग्जाम्पल मानो। मैंने क्या किया, पानी लिया, उसके अंदर मैंने चीनी घोल दी, और चीनी बढ़िया से घुल गई, पूरी चीनी गायब हो गई घुल के। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि एक होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि सारी चीनी तो गायब हो चुकी है, ठीक है। तो अभी होमोजीनियस मिक्सचर ही पढ़ते हैं अच्छे से। सेकंड पे आता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर।
तो देखो होमोजीनियस मिक्सचर का मैंने पहले लिख के रख लिया है, ठीक है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अभी देखो आपको समझ आ ही गया होगा, ये जो होते हैं उसके बिल्कुल उल्टा होगा, वो अच्छे से ये जो होंगे होमोजीनियस मिक्सचर होंगे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर अच्छे से मिक्स नहीं होते थे, ठीक है। अगर देखो मैंने सॉल्ट लिया, ठीक है, क्या लिया, नमक लिया, सॉल्ट, और उसको पानी में डाल दिया, अभी सॉल्ट वाटर बन गया सिंपल, है ना। तो यहाँ पे सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट वाटर है ये। अब क्या पहला पॉइंट क्या कह रहा है, मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब कि आप क्या करो, यहाँ से वाटर को टेस्ट करो तो आपको नमकीन लगेगा, यहाँ से टेस्ट करो ये भी नमकीन लगेगा। बेसिकली नमक और पानी की मात्रा दोनों हर जगह बराबर ही होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, हर जगह नमक और पानी की मात्रा बराबर होगी। तो मतलब इसकी कंपोजिशन यानी कि इसकी जो बनावट है वो एक जैसी है, मतलब इसकी जो कंपोजिशन जो बनावट है वो कांस्टेंट है, ऐसा भी कह सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है दे मिक्स, इसके बाद लिखा हुआ है दे मिक्स वेल विद ईच अदर, मतलब एक दूसरे से ये अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, एक दूसरे से अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। देखो देख के पता चल रहा है सॉल्ट और वाटर बढ़िया से घुल गए बिल्कुल। अगला कह रहा है इंडिविजुअल कंपोनेंट आर नॉट विजिबल, मतलब क्या हुआ, इंडिविजुअल कंपोनेंट आर नॉट विजिबल का मतलब मैं आपको बोलूँ, ये ग्लास पकड़ो, सॉल्ट और वाटर है इसके अंदर, क्या इसके अंदर आप देख के बता सकते हो कि कहाँ पे सॉल्ट है कहाँ पे वाटर है? जैसे पहले वाले में आप देख के बता सकते थे, उस वाले में आप क्या कर सकते, देख के बता सकते थे, आप बोलते ये रहा पानी ये रही मिट्टी। क्या मैं आप सेम काम इसमें कर सकते हो कि कहाँ पानी और कहाँ नमक? नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल कंपोनेंट मतलब कि इसका प्रत्येक भाग मतलब कि इसका हर एक हिस्सा विजिबल नहीं होता आंखों से, आप आंखों से नहीं देख सकते। बात समझे, इंडिविजुअल मतलब कि प्रत्येक, कंपोनेंट मतलब हिस्सा, भाग उसका, ठीक है। आगे कह रहा है कैन नॉट बी ईजिली सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस, मतलब कि इसको छान के, मैं क्या बोलूँ कि इसमें से ये लो नमक और पानी और इसको छान के दे दो मेरे को, पानी अलग करके नमक अलग करके दे दो, क्या छान के या फिर ऐसा कोई फिजिकल प्रोसेस करके इसको आसानी से आप अलग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे आप इसको अलग, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हो गए सॉल्ट वाटर, या फिर यहाँ पे आप सॉल्ट की जगह सिंपल शुगर वाटर भी लिख सकते हो, शुगर वाटर, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हुआ एयर। एयर में आपने बचपन में पढ़ा होगा कि एयर एक मिक्सचर होती है, मतलब एयर एक क्या होती है, मिश्रण होता है, किसका, मिक्सचर होता है, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और अदर गैसेस का, ठीक है। इन सब चीज़ों को मिलाया जाता है तो एयर बन जाती है, ठीक है। अदर गैसेस के साथ साथ थोड़ा वाटर वेपर भी होता है। अगला कह रहा है विनेगर। विनेगर देखा है आपने, जो खट्टा सा होता है, कुकिंग में यूज़ करते हैं उसको, विनेगर को, उसमें एसिटिक एसिड होता है और पानी होता है। क्या उसको आप अलग अलग देख पाते हो क्या? जब विनेगर देखते हो तो सामने सिरका जो होता है ना अपना, विनेगर पानी ऐसा ही लगता है बिल्कुल, ठीक है। उसके अंदर को नज़र नहीं आता कि कहाँ पे एसिटिक एसिड है और कहाँ पे वाटर है। तो विनेगर किससे मिलके बनता है, याद रखेंगे, एसिटिक एसिड और वाटर से मिलके बनता है, जो किसका एग्जाम्पल है, होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये बात समझ आई होगी आपके। अभी तक हमने पढ़ लिया, देखो क्या क्या पढ़ लिया, मैं ऊपर से बताता चलता हूँ एक बार, ठीक है। पहले हमने पढ़ा कि प्योरिटी क्या होती है, ठीक है, ये पढ़ा हमने। फिर प्योर सबस्टांस क्या होते हैं, ठीक है, और मिक्सचर्स क्या होते हैं ये जाना हमने, ठीक है। प्योर सबस्टांस के बारे में अच्छे से जाना, फिर उसके बाद में हमने मिक्सचर्स के बारे में जाना। अब मिक्सचर्स के भी दो पार्ट्स हुए, ठीक है, मिक्सचर के दो पार्ट हुए, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है। पहले हमने हेट्रोजीनियस मिक्सचर पढ़ा, वो मिक्सचर जो अच्छे से मिक्स ना हो उन्हें हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद हमने होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ा, वो मिक्सचर जो कि बढ़िया से मिक्स हो जाए बिल्कुल, उन्हें हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर के भी पार्ट है अंदर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन वगैरह। अब उसको पढ़ते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर चलते। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन समझो, सॉल्यूशन लिखा हुआ है अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टांस। बेसिकली एक होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ें मिली हुई हो, उससे ही हम सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अगर देखो इस बात को समझो, सॉल्यूशन में और इसमें क्या नाम है, होमोजीनियस मिक्सचर में मेन डिफरेंस क्या है, इस बात को समझेंगे। आगे लिखा है जो सॉल्यूशन होता है वो एक सिंगल फेस में दिखाई देता है, मतलब कि वो या तो कम्प्लीटली लिक्विड होगा, या तो कम्प्लीटली वो सॉलिड होगा, या तो कम्प्लीटली वो गैस होगा। उसमें अलग अलग फेसेस नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता एक सॉल्यूशन के अंदर कि एक लिक्विड के अंदर ऐसे ऐसे करके दाने घुले हुए हैं सॉलिड के, ये सॉल्यूशन नहीं माना जाएगा, ये एक मिक्सचर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें लिक्विड और सॉलिड अलग अलग चीज़ें करके आपको दिखाई दे रही हैं। दैट मीन्स ये क्या है, एक सिंगल फेस में नहीं है। सिंगल फेस मतलब कि एक स्टेट ऑफ मैटर में होना चाहिए ये, ठीक है। जैसे कि अगर इस बात को समझो, अगर मैं चीनी और पानी को घोल दूं तो जो चीनी है वो कम्प्लीटली घुल जाती है पानी के अंदर। मतलब ये हुआ इसका कि जो चीनी है वो कम्प्लीटली मॉलिक्यूलर लेवल पे डिजॉल्व हो चुकी है किसके अंदर, पानी के अंदर। इसका मतलब चीनी भी लिक्विड हो गई और पानी तो लिक्विड था ही। अब दोनों के दोनों का सिंगल फेस हो गया, सिंगल फेस बोल लो या इसको सेम फेस बोल लो, ठीक है, सेम फेस हो गया दोनों का। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, एक ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर जो कि बहुत सिंगल फेस में मिक्स हो जाए, ठीक है।
यहाँ पे बोला गया ऑल सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर। जैसा कि मैंने बताया जितने भी सॉल्यूशन होते हैं सारे के सारे होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि होमोजीनियस मिक्सचर का एक पार्ट है सॉल्यूशन, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। सारे के सारे होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन इसका उल्टा सच नहीं है। बट नॉट ऑल होमोजीनियस मिक्सचर आर सॉल्यूशंस। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशंस में आ जाए, ठीक है। इस बात को समझो, इस बात को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा सॉल्यूशन, यहाँ पे मैंने लिखा होमोजीनियस मिक्सचर, HM लिख दिया मैंने उसको। सारे के सारे सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? सॉल्यूशन बनने के लिए आपको सिंगल फेस में आना पड़ेगा। किस में आना पड़ेगा? सिंगल फेस। अब देखो, एक होमोजीनियस मिक्सचर का नाम आपने सुना होगा एयर। अब एयर के अंदर होमोजीनियस मिक्सचर में नाइट्रोजन होती है ना, ऑक्सीजन होती है, धूल के पार्टिकल्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सिंगल फेस में नहीं है। तो सिंगल फेस में अगर आप आ गए तभी आप सॉल्यूशन बन पाओगे, ठीक है। ये बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। नहीं समझ आई तो दोबारा देख लो। बस इतना अभी आप अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर का एक पार्ट होता है। आप इतना ध्यान रखो अभी के लिए, ठीक है। इसके बाद का पॉइंट है, इसके बाद ये पॉइंट है हमारा कि सॉल्यूशन जो होता है दो चीज़ों से मिलके बना होता है, ठीक है। एक सॉल्वेंट से और एक सॉल्यूट से। किससे? एक सॉल्वेंट से और एक सॉल्यूट से। सॉल्वेंट जो होता है, सॉल्वेंट जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। ये मोर होता है, मतलब कि इसकी मात्रा ज़्यादा होती है सॉल्वेंट की, और सॉल्यूट की मात्रा लेस होती है, ठीक है। अब इस बात को समझो। अगर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। एग्जाम्पल समझेंगे। अगर मैंने क्या किया, वाटर में सॉल्ट डाल दिया तो क्या ज़्यादा होगा क्या कम होगा? अभी बात बताएंगे। वाटर ज़्यादा होगा तो जो ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है, ठीक है। और ये सॉल्ट होगा, ये कम होगा, ये सॉल्यूट होता है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल, जैसे कि मैंने क्या करा, मैंने क्या किया कि शुगर को वाटर में डाल दिया अगेन मैंने। अब आप जल्दी से बताएंगे शुगर क्या है? क्योंकि शुगर कम मात्रा में मौजूद है, दैट मीन्स ये क्या है? एक सॉल्यूट है। क्या है? सॉल्यूट। और ये ज़्यादा मात्रा में मौजूद है, दैट मीन्स ये क्या है? सॉल्वेंट है, ठीक है। इन दोनों को मिला के, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के क्या बनता है? सॉल्यूशन। क्या बनता है? सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिला देंगे तो सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है, सॉल्यूट जो होता है वो कम मात्रा में होता है। इतनी बात आप याद रखेंगे आपके, ठीक है। ये इसके कुछ एग्जांपल्स मैं और लिख देता हूँ, ठीक है। देखो ज़रा, जैसे कि सॉल्ट वाटर हो गया, जैसे एक और ये तो हो गया हमारा, है ना। यहाँ पे हो गया, ये भी एक सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन का क्या नाम है? सॉल्ट वाटर। एग्जाम्पल आप नोट कर लो, ठीक है। और इस सॉल्यूशन का नाम है शुगर वाटर। बाकी क्योंकि ये होमोजीनियस मिक्सचर का पार्ट है तो वो सब चीज़ें तो इसमें ट्रू ही रहेंगी कि अच्छे से मिक्स हो जाएगा बिल्कुल, और आपको क्या नाम है, शुगर और वाटर अलग अलग नहीं दिखाई देंगे। जो वो सब ऊपर पढ़ाई, वो सब चीज़ें तो इसमें सच रहेंगी ही रहेंगी, ठीक है। अब जैसे मैंने क्या करा, कुछ मैंने लिया एल्कोहल लिया, ठीक है, और उसमें मैंने पानी डाल दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? डाइल्यूटेड अल्कोहल हो गया। डाइल्यूटेड अल्कोहल मतलब कि, अभी समझाता हूँ मैं, मतलब ऐसा अल्कोहल जिसमें पानी मिला हो, ठीक है। तो अल्कोहल मैंने कम लिया होगा, वाटर मैंने ज़्यादा लिया होगा। अगर मैंने अल्कोहल कम लिया है तो ये हो जाएगा सॉल्यूट, पानी अगर मैंने ज़्यादा लिया है तो ये हो जाएगा सॉल्वेंट। और इसी यहाँ पे एक नोट डाल के आप चीज़ लिखेंगे कि वाटर इज़ एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट। मतलब वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है जो कि मोस्टली सारी चीज़ें आपस अपने अंदर घुला सकता है। मतलब जो भी आप केमिस्ट्री करोगे सारी की सारी, कभी भी आपको किसी और चीज़ में नहीं घोलोगे कोई भी चीज़ आप। जैसे आपको क्या करना है, अल्कोहल है या फिर आपके पास मीथेन है या कुछ भी है, तो आप उसको पानी में ही घोलोगे, ठीक है, हमेशा। क्योंकि जो वाटर होता है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमें पढ़ना है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो, अब इसके बाद टॉपिक है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमें क्या बताता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना ज़्यादा सॉल्यूट मौजूद है, ठीक है। सिंपल सी एक बात बताता है हमें ये, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन
बेसिकली द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन के अंदर कितना ज़्यादा सॉल्यूट मौजूद है। सिंपल सी बात बताऊं देखो मैं आपको, ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल समझेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिया पानी, इस पानी के अंदर मैंने चीनी डालनी शुरू करी, ठीक है, ये चीनी डिज़ोल्व हो गई, चीनी डिज़ोल्व होकर पूरी की पूरी चीनी अपनी बंद गई ऐसे करके, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि मैंने इसके अंदर क्या करा, चीनी डाल दी। मानो 2 कंटेनर थे मेरे पास, है ना, इस बात को समझते हैं इस बात को। मैंने क्या किया, इस कंटेनर के अंदर मैंने माना 25 ग्राम्स चीनी डाली, और इस कंटेनर के अंदर मैंने थोड़ी ज़्यादा चीनी डाली, लेट अस से 50 ग्राम चीनी डाली मैंने, इसमें 25 ग्राम डाली, इसमें 50 ग्राम डाली। अगर मैं बोलूँ आपसे चीनी की कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, तो आप बोलोगे नीचे वाले में ज़्यादा है। सिंपल सी बात है भाई, अगर जिसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है, जिस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है उसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सिंपल सी बात, ठीक है। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला, इतनी बात आपको समझ आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। जिसके अंदर बेसिकली चीनी ज़्यादा घुली होगी, या जो भी सॉल्यूट आपने घोला है, चीनी घोली हो, नमक घोला हो, अल्कोहल घोला हो, कोई भी ऐसी चीज़, एसिड घोला हो, बेस घोला हो, कुछ भी कोई भी चीज़ घोली है आपके अंदर, आपने उस पानी के अंदर, अगर आपने जितना ज़्यादा घोला होगा सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि उसकी कंसंट्रेशन उसमें ज़्यादा है, ठीक है। अब कंसंट्रेशन निकालते कैसे हैं, पहले निकालते कंसंट्रेशन बाय मास, ठीक है। मास कैसे निकालते हैं, आपको क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूट मतलब कि कितना घोला आपने अंदर। जैसे मैंने 25 ग्राम घोला तो मैं इसकी जगह 25 ग्राम लिखूंगा, और टोटल सॉल्यूशन कितना है वो नीचे रखोगे आप, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इसको नीचे रखोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, ताकि परसेंटेज में आंसर आपका आ सके, ठीक है। इसके बाद अगर आपको वॉल्यूम का निकालना है, कंसंट्रेशन बाय वॉल्यूम निकालना है, तो सिंपल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखोगे, हाँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे रखोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, सिंपल सी बात। अगर मास बाय वॉल्यूम निकालना हो, ठीक है, मतलब ऊपर तो मास रखना है आपको, ठीक है, कैसे निकालोगे इसको, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास ऊपर रखा, अब नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देना, ठीक है। ये बात आपके समझ आई होगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको वॉल्यूम बाय मास निकालना है तो सिंपल, अभी तो आपका समझ आ ही गया कैसे करना है, कि क्या करोगे, ऊपर तो वॉल्यूम रखनी है, ठीक है, ऊपर क्या करना है, ऊपर तो हमें वॉल्यूम रखनी है, नीचे मास रखना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक है। तो इस तरह से आप चारों चीज़ें निकाल सकते हो, ठीक है। अब इनके हम क्वेश्चंस करते हैं जब आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको देखो, तो देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया व्हाट इज़ द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मतलब हमें क्या निकालनी है, मास परसेंटेज निकालनी है, ठीक है, मास परसेंटेज कंसंट्रेशन, ठीक है, ये निकालना है हमें। इसका फॉर्मूला क्या था याद करो, मास परसेंटेज का हम क्या करते थे, मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखते थे और नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे रखते थे, यही तो करते थे हम, ठीक है। अभी तो बस मैंने फॉर्मूला लिखा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन इफ़ 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट, देखो 10 ग्राम सॉल्ट, तो मैं आपसे पूछूं कि देखो 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। देखो मैं आपसे पूछूं कि मेरे को मास ऑफ सॉल्यूट बताओ, मतलब उसका मास बताओ जो कि कम मात्रा में है, ठीक है। आप बोलोगे ठीक है भाई, सॉल्ट है जो कि 10 ग्राम है, कम मात्रा में जो होता है वही तो सॉल्यूट होता है ना। सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, जो कम मात्रा में होता है। अब मैं आपसे बोलूँ कि अब मुझे क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, क्या 90 ग्राम जो है ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, तो जवाब है नहीं, ये तो मास ऑफ सॉल्वेंट है ना। बेसिकली जिसमें घोला जाता है, जिसके अंदर आपने घोला है वो तो सॉल्वेंट है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट अपने को दिया है, कितना है 90 ग्राम्स। अब इसमें मैंने
इसमें मैंने इसको घोल दिया, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ के मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन मैंने MOS लिख दिया, पूरा लिख देना, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 90, ये हो गया 10, ये हो गया, टोटल आंसर है हमारा 100 ग्राम्स। अब लगा दो मास ऑफ सॉल्यूशन। अब ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट हमें पता है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारा 10 ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्यूट ये रहा ना 10 ग्राम। इसके बाद कह रहा है मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में ध्यान रखेंगे दोनों को प्लस करके लगाना है, क्या करना है, दोनों को प्लस करके लगाना है। और मास ऑफ सॉल्यूशन हमने अभी निकाला कितना है 100 ग्राम्स, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दें किससे 100 से, कितना हो गया, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, आंसर है हमारा 10%, मतलब 10% इसकी बाय मास इसकी कंसंट्रेशन है। इजी क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे ऐसे ही एक टोटल 10 क्वेश्चन नज़र आ रहे होंगे, उनको सॉल्व करना है इसके बाद, ठीक है। और अगर ना समझ आए तो कमेंट से पूछ लेना, मैं बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। ये सारे के सारे अभी के अभी सॉल्व करो। तो देखो अब टॉपिक है सॉल्युबिलिटी, है ना, इसको समझते हैं क्या होता है। इसको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ कि मैंने लिया, मानो एक कंटेनर लिया, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर मैंने एक सॉल्वेंट डाला, सॉल्वेंट क्या था, वाटर था, ठीक है, इसके अंदर मैंने वाटर डाला, ठीक। अब इस वाटर में मैंने क्या किया, एक चीनी का दाना डाला और उसको मैंने घोल दिया, ऐसे करके गोल गोल करके ऐसे घोल गया और ये चीनी का दाना गायब हो गया, मतलब डिज़ोल्व हो गया, ऐसा कह सकता हूँ मैं, क्या हो गया, डिज़ोल्व हो गया, ठीक है, इतनी बात में कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैंने क्या किया, एक और चीनी का दाना डाला इसके अंदर, फिर से घोला, फिर से डिज़ोल्व हो गया ये, ठीक है, फिर से गायब हो गया। फिर मैंने एक और चीनी का दाना डाला, फिर से डिज़ोल्व हो गया। मैंने फिर एक और चीनी का दाना डाला, फिर से उसको घोला, फिर से डिज़ोल्व हो गया। तो मैं इस पानी में कितना अमाउंट, मतलब कितने ग्राम चीनी डाल सकूँगा, है ना, ये बात कैसे पता करेंगे, ये तो डाल के पता चलेगी, है ना। मैंने 1 चम्मच डाली, घोल दिया, उस जितनी चीनी डाल रहा हूँ मैं उसका मैं वेट भी मेजर कर रहा हूँ साथ साथ में। ऐसा मानता हूँ मैं कि मैंने क्या करा, इस पानी में, इतने पानी में मैंने 25 ग्राम्स चीनी घोल दी, लेकिन जैसे ही 25 ग्राम्स के बाद मैंने एक दाना और डाला चीनी का, तो अब ऐसा हो जाएगा ना, अब इसमें घुलना बंद हो जाएगा, ये ऐसा होगा ना, आपने देखा होगा कि जब बहुत सारी चीनी डाल देंगे थोड़े से पानी में तो घुलेगी नहीं, घुलना बंद हो जाएगी। तो यानी कि अगर मैं इसमें कुछ और एक और डालूँ, 25 के अलावा 1 ग्राम चीनी और डाल दूँ, तो अब ये नहीं घुल रहा, तो मतलब कि इसकी जो सॉल्युबिलिटी है, इस पानी इतने अमाउंट ऑफ वाटर की जो सॉल्युबिलिटी है वो 25 ग्राम है। तो अभी आपको समझ आया होगा कि सॉल्युबिलिटी बेसिकली उतना अमाउंट होता है कि एक सॉल्वेंट में कि वो घुल जाए एक गिवन टेम्परेचर पे। अब देखो दोबारा समझेंगे इस चीज़ को, क्या समझाया मैंने, है ना। अब आपको पता है 25 ग्राम चीनी इसके अंदर घुल गई थी, है ना, अच्छे से घुल गई थी। 25 ग्राम के अलावा एक दाना एक्स्ट्रा भी नहीं घुल रहा था इसमें चीनी का। क्या हो अगर मैं क्या करूं, इसी टाइम पे मैं क्या करूं कि इसको मैं गर्म कर दूं। बेसिकली इसको मैंने क्या किया, एक कंटेनर पे, बर्नर पे रखा और गर्म कर दिया मैंने इसको, ठीक है, ऐसे करके मैंने इसको गर्म कर दिया। तो अब होगा क्या कि जो चीनी का दाना 25 ग्राम के बाद, 25 ग्राम तो घुली हुई ऑलरेडी, अब जो 25 ग्राम के बाद जो एक और चीनी का दाना जो मैंने डाला, लेटर से 1 ग्राम का था वो, ठीक है, तो अब वो भी घुलने लग जाएगा क्योंकि मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसका गर्म कर दिया इसको। तो मतलब कि मेरे को टेम्परेचर फिक्स रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाता जाऊँगा उतना ज़्यादा चीनी के दाने इसके अंदर घुलते जाएंगे, ठीक है। तो यहीं पे सॉल्युबिलिटी समझते हैं अब क्या है। सॉल्युबिलिटी इज़ द मेजर, मतलब कि सॉल्युबिलिटी इस बात का मेजर होता है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, कि मतलब एक सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डाल सकते हैं, मतलब किसी चीज़ में कोई चीज़ कितनी ज़्यादा मिलाई जा सकती है, इसी चीज़ को हम उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। किसी चीज़ की सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, फॉर एग्जांपल पानी में चीनी का घोला जाना बहुत ज़्यादा, मतलब पानी में ठीक ठाक चीनी घुल जाती है, लेकिन अगर मैं पानी की जगह कुछ और ले लूँ, लेटर से मैं ले लूँ, मैंने शहद ले लिया, अब शहद के अंदर आप चीनी घोल सकते हो क्या, और बहुत मुश्किल से घुलेगी। तो मतलब जो शहद है उसकी सॉल्युबिलिटी कम है पानी के मुकाबले, पानी की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो यही बोली इसने, द अमाउंट, आप सिर्फ यहाँ से लिखोगे, द अमाउंट of solute that can be dissolved in a given quantity of solvent at a specific temperature and pressure to form a saturated solution, ठीक है। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है इसको भी समझेंगे, ठीक है, आगे। तो बेसिकली एक
टेम्परेचर पे, बिना टेम्परेचर बढ़ाए, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो चीज़ें और घुलने लगेंगी उसके अंदर। तो आपने क्या करना है, किसी भी चीज़ की सॉल्युबिलिटी नापने के लिए उसके अंदर एक चीज़ घोलनी शुरू करो और ये देखो कि आप कितनी ज़्यादा वो चीज़ घोल सकते हो। अगर आपने बहुत ज़्यादा, अगर ठीक ठाक मात्रा में आपने घोल दी, आप लेट अस से आपने 30 ग्राम घोल दी, तो आप बोलोगे 30 ग्राम इसकी सॉल्युबिलिटी है, 30 ग्राम पर मिलीलीटर बोलोगे वैसे तो, कि 1 लीटर में कितने घुल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्युबिलिटी ऐसे नापी जाती है। ठीक है, अभी आपको ये समझना है कि सैचुरेटेड, बेसिकली सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कैसे होते हैं। एक तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घुला हुआ है, मतलब कि अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हैज़ बीन डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, इतना लिखोगे आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। मतलब कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन हो गया जिसमें आप और चीज़ नहीं घोल सकते अब। ठीक है, मैंने चीनी घोली, घोलते 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 लिमिट हो गई उसके पानी की, अब इस टेम्परेचर पे और ज़्यादा नहीं घोल सकते उसके अंदर हम, तो बोलेंगे अब ये सॉल्यूशन सैचुरेट हो चुका। कैसा हो चुका? सैचुरेट हो चुका। बात समझे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जिसके अंदर और ज़्यादा सॉल्यूट ना घुल पाए उस टेम्परेचर पे। ठीक है, इसके बाद आता है एग्जाम्पल, इफ़ यू डिजोल्व शुगर इन वाटर अंटिल नो मोर शुगर कैन बी रिमेन एट द बॉटम द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड। कह रहा है कि अगर आपने सॉल्यूशन में चीनी घोलना शुरू करी और सारी की सारी चीनी घुल जाए और उसके अलावा और चीनी ना घुले उसके अंदर, ठीक है, तो मतलब सॉल्यूशन जो है सैचुरेटेड हो चुका है। ठीक है, इसके बाद जो होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इस बात को समझेंगे। ठीक है, एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स लेस सॉल्यूट देन सॉल्वेंट कैपेसिटी। बेसिकली अभी मतलब वो पूरी तरह से सैचुरेट नहीं हुआ, मतलब उसके अंदर और चीनी घोली जा सकती है। अगर उसकी अभी कैपेसिटी होल्डिंग, चीनी को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो अगर अभी और ज़्यादा है, हमने कम चीनी घोली है उसके अंदर, ठीक है, तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। दोबारा समझो इस बात को, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होगा जिसमें जिसकी होल्डिंग कैपेसिटी, बेसिकली सॉल्यूट को होल्ड करने की कैपेसिटी, सॉल्यूट होल्डिंग कैपेसिटी मैक्सिमम हो चुकी है उसकी, मतलब कि लिमिट हो चुकी है, इसके अलावा और ज़्यादा सॉल्यूट उसके अंदर नहीं घुलेगा। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मुझे कौन सा होगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन सॉल्यूट को होल्ड करने की कैपेसिटी अभी मैक्सिमम नहीं हुई है, मतलब और चीनी उसके अंदर या और सॉल्यूट उसके अंदर घुल सकता है। ठीक है, अभी आपको ये चीज़ समझ आई होगी थोड़ी बहुत। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो एक बार रिवाइंड कर लो, वैसे इतना मुश्किल था नहीं ये समझने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ को आप जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में एक फिगर बनाओगे, ऐसे करके एक फिगर से समझोगे। मानो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का एक फिगर कुछ इस तरह से, ठीक है, मानो यहाँ पे एक कंटेनर है, यहाँ पे एक और कंटेनर है, मैं इस कंटेनर को ए बोल देता हूँ, मैं इस कंटेनर को बी बोल देता हूँ। ठीक है, तो क्या होते हैं, जो भी लिक्विड उसके अंदर है उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर, है ना। मानो इसके अंदर एक लिक्विड है, पानी है मान लो, अब पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे घूम रहे होंगे वो, ठीक है, पानी के कुछ मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे घूम रहे होंगे। ठीक है, इसमें भी पानी भरा हुआ है, पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि ऐसे ऐसे करके इधर उधर घूम रहे होंगे। ठीक है, ये भी पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ये होता है, मानो नीले रंग के चीनी के मॉलिक्यूल्स हैं, नीले रंग के किसके मॉलिक्यूल है? चीनी के। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो चीनी के मॉलिक्यूल्स होंगे वो बीच में पूरी तरह से भर चुके होंगे। ठीक है, अब और चीनी इसमें नहीं आ सकती। ठीक है, अब ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया? क्योंकि इसके अंदर मैं सारे सॉल्यूशन ये बना रहा हूँ, देखो इसमें क्या है कि जो चीनी के जो मॉलिक्यूल्स हैं पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में आके फंस चुके हैं, अब और मॉलिक्यूल उसके अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, जो नीले वाले हैं वो हैं शुगर के, और जो ऑरेंज वाले हैं, ठीक है, ये हैं वाटर के। ठीक है, तो इसमें ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। कैसा है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स और घुलने की जगह ही नहीं बची, अब इसके अंदर और चीनी घुलेगी ही नहीं। लेकिन अगर इस वाले में देखो, ठीक है, इसके अंदर देखो जो चीनी के पार्टिकल हैं वो कम है अभी। ठीक है, सिर्फ इतने ही है, तो चीनी घुली तो है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर भी और भी जगह है ना। तो अभी इसमें सेम ही चीज़ है बेसिकली, ये भी है ना। मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, इधर भी। ठीक,
और ये अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में आपको अंतर समझ आ गया होगा। बेसिकली जिसमें और चीज़ और ज़्यादा ना घुले वो सैचुरेटेड हो जाएगा, और जो उसमें और घुलेगा अभी और घुल सकता है वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद पढ़ना है हमें टिंडल इफेक्ट, ठीक है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है इस बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं ना। तो टिंडल इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें लाइट जो होती है ना वो स्कैटर हो जाती है। स्कैटर हो जाना मतलब बिखर जाती है एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं या फिर किसी भी चीज़ में पार्टिकल्स के द्वारा, मैटर के पार्टिकल्स द्वारा। इस बात को समझते हैं। जो लाइट है ना एक्चुअल में वो ऐसे ट्रैवल नहीं करती। जो लाइट है, ठीक है, लाइट एक्चुअल में ना ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती, ठीक है। लाइट एक्चुअल में मतलब बात तो स्ट्रेट ही रहता है, लेकिन एक्चुअल में जो लाइट होती है ना वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरह से आप ऐसे समझ सकते हो। वैसे तो ऐसे ऐसे भी होती है लाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है लाइट, लेकिन आप मैं अभी एक ही कंपोनेंट ले रहा हूँ इसका ना। बेसिकली लाइट आप इतना समझो, लाइट जो होती है वो किसकी फॉर्म में ट्रैवल करती है, वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। किस फॉर्म में, वेव फॉर्म में, है ना। तो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे लाइट ट्रैवल कर रही है तो क्या होता है कि एक मानो रास्ते में हवा के पार्टिकल्स आ गए, है ना। अब हवा के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, पार्टिकल इतना छोटा है बिल्कुल, है ना, बिल्कुल मानो इतना सा छोटा है, जरा सा इतना सा। तो क्या करेगी लाइट, इसके थ्रू निकल जाएगी ऐसे ऐसे करके। हो सकता है पार्टिकल इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है। तो ऐसे पार्टिकल्स मानो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ऐसे, ठीक है। तो ऐसे पार्टिकल्स से तो जो लाइट होगी हमारी वो तो ऐसे थ्रू निकल जाएगी, उनको टच ही नहीं करेगी बिल्कुल भी। लेकिन अगर जो लाइट के पार्टिकल्स हैं अगर वो बड़े हुए, लेटस से कितने बड़े हुए, इनको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। अगर लाइट के जो रास्ते में जो पार्टिकल आ रहे हैं, है ना, जो रास्ते में जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वो इतने बड़े हुए जितने लाइट की एक वेवलेंथ थी, बेसिकली मानो इतने बड़े हो गए, ठीक है। तो ये एक लाइट का पार्टिकल है ना, ये तो रास्ता है बेसिकली जिधर से हो जाएगी। तो जो लाइट है ऐसे ऐसे करके इसे टकरा जाएगी। अब जैसे ही लाइट इससे टकराएगी, ऐसे ऐसे घूमती हुई जाएगी लाइट, जैसे इसे टकराएगी तो ये क्या करेगी, ये जो लाइट है इसके थ्रू निकलने की कोशिश करेगी। बेसिकली लाइट के कई टुकड़े हो जाएंगे, यहाँ से निकल जाएगी लाइट, यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी, कुछ लाइट वापस आ जाएगी, ऐसे करके लाइट के कई टुकड़े हो जाएंगे। तो एज अ रिजल्ट अगर मैं इस पार्टिकल को यहाँ से देख रहा हूँ, मानो ये मेरी आँख है, तो ये जो टकरा के लाइट आएगी ये मेरे को दिख जाएगी। और ये जो छोटा सा पार्टिकल था, छोटा सा जो हवा का पार्टिकल था, धूल का पार्टिकल था, ये मुझे दिख जाएगा। अगर ये लाइट ना होती, लॉजिकली सोचना इस बात को, अगर ये लाइट, ये वाली जो लाइट है ये होती ही ना, तो ये पार्टिकल मुझे दिख ही नहीं रहा था, ये इतना छोटा था, ठीक है। मैं मिटाता हूँ इसको, ठीक है। अगर ये जो लाइट है, ये वाली लाइट ना होती तो ये पार्टिकल मुझे दिखता क्या, नहीं दिखता, क्योंकि लाइट ही नहीं थी तो दिखेगा क्या। तो इससे ये होता है टिंडल इफेक्ट। इसी इफेक्ट को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट होता क्या है, बेसिकली जब लाइट स्कैटर हो जाती है पार्टिकल्स के द्वारा। जैसे पार्टिकल है, ये स्कैटर हो गई लाइट, ठीक है, और ये जब लाइट स्कैटर हो गई तो वो पार्टिकल हमें दिख जाता है, अदरवाइज हमें नहीं दिखता। तो जो टिंडल इफेक्ट है हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं, देखो टिंडल इफेक्ट को मैं लिखूँ अगर, टिंडल इफेक्ट, देखो टिंडल इफेक्ट को हम देख सकते हैं नेचर में। आपने देखा होगा कि जब क्या नाम है ऐसे जंगल में होते हैं या फिर किसी ऐसे बंद कमरे में होते हैं, तो ऐसी जो लाइट ऐसे आती है, ये दिख रही है, ऐसे लाइट आती हुई दिखती है, गॉड रेज कहते हैं इनको, है ना। तो इनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स नज़र आते हैं हमें। आपने देखे होंगे रूम के अंदर छोटे छोटे से पार्टिकल्स नज़र आते हैं आपको, ठीक है। और भी देखा जा सकता है टिंडल इफेक्ट, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स, ठीक है, आपने ऐसे देखे होंगे जंगल में। आपने वैसे सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल जंगल के ही आ रहे हैं, लेकिन हम जंगल में तो रहते नहीं हैं। तो आप क्या करो, एक बंद कमरे में क्या करो, एक छोटी सी एंट्रेंस खोल दो और उसमें से सनलाइट को या किसी भी तरह की लाइट को आने दो, तो लाइट का पाथ आपको दिखेगा, लाइट आती हुई आपको दिखेगी, और उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स निकल रहे होंगे वो भी आपको दिख रहे होंगे, सारे के सारे पार्टिकल्स, ठीक है। तो और इसके बेटर एग्जाम्पल्स भी होंगे वैसे तो। इधर देखो, इधर आपको लाइट जाती हुई नज़र आ रही है टिंडल इफेक्ट में, ठीक है। मैं इसको थोड़ा ऐसे दिखाता हूँ ना। तो बेसिकली कभी कभी हमें, अब जैसे कि ये वीडियो है, ठीक है, इस वीडियो को देखो, मैं आवाज़ थोड़ा बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा है कि जो लाइट आ रही है
उसमें आपको सारे धूल के पार्टिकल नज़र आ रहे हैं, और उस लाइट के राइट और लेफ्ट दोनों में नज़र नहीं आ रहे धूल के पार्टिकल, सिर्फ उस लाइट में ही आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो लाइट है ना, वो लाइट की जो वेवलेंथ है, ठीक है, जो लाइट की जो वेवलेंथ है, जो मैंने आपको समझाया था वही चीज़ हो रही है यहाँ पे, ठीक है। पार्टिकल्स तो बेसिकली यहाँ पे भी है, ऐसा थोड़ी है कि जैसे कि आपको एक पट्टी पट्टी में सिर्फ पार्टिकल नज़र आ रहे थे, छोटे 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 से, ठीक है। पार्टिकल्स तो यहाँ भी होंगे, पार्टिकल्स तो यहाँ भी होंगे, लेकिन यहाँ को नज़र क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि यहाँ की जो लाइट है ना, वो स्कैटर हो रही है जगह बार 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 बार। यहाँ से ऐसे लाइट जा रही होगी, फिर स्कैटर हो रही होगी, यहाँ से ऐसे लाइट जा रही होगी, फिर से स्कैटर हो रही होगी। इसलिए आपको जहाँ पे लाइट की बीम जा रही है ये, ठीक है, उधर ही आपको टिंडल इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, ठीक है। आपको ये बात समझ आई होगी टिंडल इफेक्ट होता क्या है? जब लाइट आके धूल के पार्टिकल या किसी भी, जरूर नहीं धूल के पार्टिकल्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो जब लाइट आके ये पार्टिकल्स को से स्कैटर हो जाए और वो स्कैटर हुई लाइट हमें नज़र आ जाती है, ठीक है, इसे ही टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, आपने देखा भी होगा ये चीज़। ये देखो कितने आराम से हमें धूल के पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। उस देखो उसके राइट में नज़र नहीं आ रहे, उसके लेफ्ट में नज़र नहीं आ रहे। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो लाइट की जो वेवलेंथ है, लाइट की जो बेसिकली कब होता है ये भी जान लो आप, है ना। अगर जो ये मानो ये लाइट की हमारी वेवलेंथ है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके लाइट जा रही है, ठीक है। अगर पार्टिकल बहुत छोटा होगा तो आपको नहीं दिखाई देगा। यही रीज़न है कि अभी जो आपके घर में जो ट्यूबलाइट जल रही होगी, आपको प्रोबेबली ये नहीं नज़र आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो ट्यूबलाइट की वेवलेंथ है वो बहुत बड़ी होती है धूल के पार्टिकल से। मानो धूल के पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो बहुत छोटे होते हैं लाइट की वेवलेंथ के मुकाबले, इतने छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। आपको दिखेगा कब? जब सनलाइट आती है। जो सनलाइट होती है ना, ठीक है, जैसे धूल के पार्टिकल बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है, जो सनलाइट होती है, मैं धूल के पार्टिकल बना लेता हूँ थोड़े थोड़े से मैं, जो सनलाइट होती है वो बिल्कुल ऐसे होती है, बिल्कुल कंप्रेस्ड होती है। इसीलिए हमें नज़र आ जाते हैं धूल के पार्टिकल्स, क्योंकि वो बेसिकली उनकी वेवलेंथ मैच हो जाती है किससे? जो धूल के जो पार्टिकल्स हैं उससे। इसे ही वेवलेंथ कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी वेवलेंथ कहलाती है, ठीक है। ये बात आपको थोड़ी बहुत समझ आई होगी, नहीं समझ आई तो एक बार रिवाइंड। अब इसके बाद हमने यहाँ पे 2 वर्ड्स पढ़े थे, ठीक है। एक तो पढ़ा था हमने कोलोइड और एक पढ़ा था हमने सस्पेंशन, ठीक है। तो अभी हम कोलोइड और सस्पेंशन और सॉल्यूशन इनको समझते हैं। इनके बारे में ये पेपर में आता है आपके, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। याद तो सब कुछ ही रखना है, लेकिन ये पेपर में डायरेक्ट आता है आपके क्वेश्चन में, ठीक है। इस पे चलते हैं हम। तो देखो जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, सॉल्यूशंस, पहली बात तो जो अब तीनों का कंपैरिजन करना है हमें, कोलोइडल, सॉल्यूशन और सस्पेंशन, ठीक है। सिंपल सी बात है, बेसिकली तीनों के तीनों ही ये समझ लो ऐसे मिक्सचर्स हैं, है ना। तीनों की तीनों ही ऐसे मिक्सचर्स हैं। 3 टाइप के मिक्सचर्स हैं हमारे। पहला है सॉल्यूशन, दूसरा है कोलोइडल, तीसरा है सस्पेंशन, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मतलब सिंपली मिक्सचर पता है ना, ए में बी को डालते हैं तो कोई एक मिक्सचर बनता है ना। तो वही टाइप के 3 मिक्सचर है ना। अब समझते हैं। पहली बात तो कह रहा है पार्टिकल साइज 10⁻⁻9 मीटर से अगर छोटा हो तो सॉल्यूशन है। मतलब कि सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, 10⁻⁹ मीटर, -19 नहीं, -9 मीटर। मतलब कि ज़ीरो कितना हो गया बताइए? ये हो गया 0.00000, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना छोटा, बहुत बेसिकली बहुत बहुत ज़्यादा टाइनी हो गया है ना। तो कह रहा है अगर 10⁻⁹ मीटर जितने बेसिकली इसके साइज़ है अगर पार्टिकल्स का, तो ये है सॉल्यूशन, ठीक है। कोलोइडल में क्या होता है, अगर जो पार्टिकल का साइज़ है, ठीक है, 10⁻⁹ और 10⁻⁻6 के बीच में है, अगर बेसिकली 10⁻⁻6 थोड़ा बड़ा हो गया, 10⁻⁹ बहुत छोटा हो गया, अगर इनके बीच में है, ठीक है, अगर आपका जो पार्टिकल साइज़ है तो कोलोइडल होगा, ठीक है। अगर 10⁶ से बड़ा है तो ये सस्पेंशन होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो बेसिकली सब इतना पता लगा कि सॉल्यूशन जो होता है उसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, कोलोइडल के पार्टिकल थोड़े से बड़े होते हैं, ऐसे थोड़े से बड़े होते हैं, और सस्पेंशन के पार्टिकल थोड़े ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। ये बात समझ आई होगी आपको। इसके बाद क्या कह रहे हैं, विजिबिलिटी, नॉट विजिबल थ्रू नेकेड आइज। मतलब कि किसको, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं ये इतने छोटे होते हैं कि इनको आप अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है
कोलोइडल जो होते हैं इनके पार्टिकल्स को भी आप क्या है आंखों से देख नहीं सकते, नॉट विजिबल टू द नेकेड आइज। कोलोइडल के जो पार्टिकल हैं वो सॉल्यूशन से तो बड़े हैं लेकिन वो तब भी इतने छोटे हैं कि आंखों से तो नहीं दिखेंगे, ठीक है, बात समझ आई आपको। लेकिन जो सस्पेंशन है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसको आप आंखों से देख सकते हैं। आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, जो शुगर वाटर वाला एग्जांपल था ना, शुगर वाटर वाला, वो है हमारा सॉल्यूशन। कोलोइड में ले लो आप मिल्क के पार्टिकल थोड़े बड़े होंगे ना, ठीक है। सस्पेंशन में ले लो आप सैंड के अंदर वाटर मिला दिया, ठीक है, तो सैंड तो नज़र आ जाएगी अपने को आंखों से। दूध के पार्टिकल्स ऑन दी अदर हैंड अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो दिख जाएंगे आपको, लेकिन बिना माइक्रोस्कोप के आंखों से तो नहीं दिखेंगे। और शुगर वाटर तो आपको बहुत ही मुश्किल से दिखेगा। ऐसा थोड़ी है कि पानी के अंदर चीनी घोल दे और चीनी आपको दिख जाएगी, नहीं दिखेगी ना। आगे कह रहे हैं कि हम जानते हैं ये चीज़ तो कि जो इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ये जो है इस सर्कल जो है ये मिटा देता, हाँ। तो अभी आप जानते हो कि जो मिक्सचर टाइप ये होमोजीनियस होते हैं, ये अब यहाँ कह रहा है कि जो दूध होता है, दूध यानी कि जो कोलोइड है वो लगता तो होमोजीनियस है लेकिन एक्चुअल में हेट्रोजीनियस होता है। क्योंकि अगर आप दूध को आप रखा छोड़ दोगे ना तो कुछ टाइम बाद क्या होता है उसके ना बेसिकली पानी उसका अलग हो जाता है और वाइट कलर का जो लैक्टोस होता है वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली लगता है देखने में होमोजीनियस जब दूध होता है तो, लेकिन वो एक्चुअल में हेट्रोजीनियस है। और ऑफकोर्स सैंड वाटर यानी कि सस्पेंशन तो हेट्रोजीनियस ही है, ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। यहाँ कह रहे हैं सेपरेशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टर। अब चीनी में से पानी को आप फिल्टर करके मतलब छान के क्या इसको निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। यहाँ कह रहा है कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन, बेसिकली क्या आप फिल्टर करके दूध का जो वाइट पार्ट है यानी कि जो लैक्टोस है उसमें से पानी निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। यहाँ कह रहा है कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन, मतलब कि चीनी कह रहा हूँ किसको, सैंड को और वाटर को आप क्या कर सकते हो, फिल्टर करके अलग कर सकते हो, ये तो आप जानते ही होगे, ठीक है। अब यहाँ पे अपीयरेंस की बात करी, अपीयरेंस मतलब कि दिखाई कैसे देते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसपेरेंट मतलब इसके आर पार देखा जा सकता है। ये ट्रांसलूसेंट होते हैं, ट्रांसलूसेंट मतलब इसके आर पार धुंधला धुंधला देखा जा सकता है। और ये ओपेक होते हैं, ओपेक मतलब इसके आर पार बिल्कुल भी नहीं दिखता कुछ भी, ठीक है। ये बात तो आपको समझ आई होगी, धुंधला धुंधला दिखे आर पार उसके तो वो ट्रांसलूसेंट है। अगर बिल्कुल क्लियरली आर पार दिख रहा है तो ट्रांसपेरेंट है, और आर पार बिल्कुल भी नहीं दिख रहा तो ओपेक है, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है स्टेबिलिटी, जो ये स्टेबल होता है, जो पार्टिकल होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो चीनी के अंदर आपने पानी मिला दिया तो थोड़ी देर बाद, अगर आप बहुत देर बाद भी आओ ना, 2 दिन बाद भी आओ, तो भी आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा कि जो, मैं नीचे करता हूँ इसको, तो भी आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा कि चीनी नीचे बैठ गई और पानी ऊपर रह गया, ठीक है। तो ये स्टेबल है, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल, मतलब पार्टिकल्स सेटल नहीं होते, सेटल मतलब बैठते नहीं है नीचे थोड़ी देर बाद, ठीक है। लेकिन जो ये हैं ये स्टेबल पार्टिकल होते हैं, इनके पार्टिकल भी डू नॉट सेटल, मतलब ये भी नहीं बैठते, ठीक है। ये जो होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं, थोड़ी ही देर में जो रेत होगी वो नीचे बैठ जाएगी और जो पानी होगा वो ऊपर रह जाएगा, ठीक है। तो ये अनस्टेबल है, कैसे है, अनस्टेबल, ठीक है। इसके बाद है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको टिंडल इफेक्ट क्या होता है। तो टिंडल इफेक्ट सॉल्यूशन में तो नहीं दिखता क्योंकि सॉल्यूशन के पार्टिकल बहुत छोटे हैं, तो जो लाइट होती है उनके अराउंड निकल जाती है ऐसे करके। कोलोइड के पार्टिकल थोड़े बड़े हैं तो इनके पास आ जाती है लाइट, और सस्पेंशन के पार्टिकल तो बहुत ही बड़े हैं तो इसके तो पूरी स्कैटर होगी लाइट। तो ये बात आपको समझ आई होगी कि जो लाइट है वो कहाँ विजिबल होती है, ठीक है। ये जो लाइट होती है बेसिकली, क्या देखो सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट आ रहा है, नहीं आ रहा क्योंकि लाइट दिख ही नहीं रही यहाँ पे, तो ठीक है। क्या कोलोइड में आ रहा है, हाँ थोड़ा बहुत आ रहा है, सस्पेंशन में तो बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो कोलोइड और सस्पेंशन में टिंडल इफेक्ट शो होता है। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं शो हो रहा, कोलोइड में टिंडल इफेक्ट शो हो रहा है, सस्पेंशन में भी शो हो रहा है, ठीक है। ये समझ आई होगी आपके। इसके बाद फिल्ट्रेशन मतलब कि देखो 2 तरह के पेपर होते हैं, ठीक है। एक तो होता है हमारा फिल्टर पेपर, एक होता है पार्चमेंट पेपर, ठीक है। फिल्टर पेपर में और पार्चमेंट पेपर में इतना ही अंतर है कि दोनों बेसिकली फिल्टर पेपर थोड़ा मोटा होता है, थोड़ा मोटा मतलब उसके छेद थोड़े बड़े होते हैं तो उसमें से ज़्यादा चीज़ें निकल जाती हैं, लेकिन पार्चमेंट पेपर बहुत पतला होता है, उसमें से ज़्यादा चीज़ें नहीं निकल पाती। तो यहाँ कह रहा है पासिस थ्रू फिल्टर पेपर एंड पार्चमेंट पेपर। शुगर जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब कि जो चीनी और पानी है, वो तो फिल्टर पेपर से भी नहीं निकलेंगे, मतलब उसको आप क्या नाम है फिल्टर पेपर से भी नहीं छान सकते, और जो पार्चमेंट पेपर है जो पतला वाला पेपर है ये, ठीक है, उससे भी नहीं छान सकते। देखो ये पार्चमेंट पेपर ऐसा दिखाई देता है, आपको दिखाता हूँ मैं। पार्चमेंट पेपर
बेसिकली बहुत पतला होता है, बिल्कुल इतना पतला सा ऐसे, है ना। जो फिल्टर पेपर होता है ना, ऐसा देखो, ऐसा होता है, ठीक है। जो फिल्टर पेपर होता है वो कुछ ऐसा होता है। और फिल्टर पेपर वो ऐसा दिखाई देता है, फिल्टर पेपर। ये छलनी होती है बेसिकली, जो छलनी के ऊपर जाली होती है ना, वही है ये। फिल्टर पेपर में के जो छेद होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, और जो पार्चमेंट पेपर है उसके छेद छोटे छोटे होते हैं, ताकि इसमें ज़्यादा चीज़ें निकल सकें। ज़्यादा चीज़ें फिल्टर पेपर में से निकल पाएंगी और कम चीज़ें पार्चमेंट पेपर से निकल पाएंगी। तो जो लेकिन जो हमारे चीनी पानी है ना, इसके पार्टिकल तो इतने ज़्यादा छोटे हैं कि ये पार्चमेंट पेपर से भी निकल जाते हैं और फिल्टर पेपर से भी निकल जाते हैं। अब कोलोइड कह रहा है पासेस थ्रू फिल्टर पेपर बट नॉट पार्चमेंट पेपर, मतलब कि जो कोलोइड है ये फिल्टर पेपर से तो पास हो जाता है, मतलब फिल्टर पेपर तो उसको छान नहीं पाएगा कोलोइड को। मतलब मिल्क को अगर आप फिल्टर पेपर से निकालोगे, छलनी से निकालोगे, तो मिल्क ऐसे का ऐसे निकल जाएगा। लेकिन अगर आप पार्चमेंट पेपर से निकालोगे ना, तो वो उससे पास नहीं होता, मतलब इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये अगर आपको कोलोइड को छानना है तो पार्चमेंट पेपर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, छानने के लिए। अब यहाँ पे कह रहा है सस्पेंशन, ये ना ही फिल्टर पेपर से पास होते हैं और ना ही क्या नाम है पार्चमेंट पेपर से पास होते हैं, दोनों से ही छन जाते हैं ये, ठीक है। क्योंकि और तो रेत है ना, रेत तो अलग हो ही जाएगी उससे, ठीक है। आगे कह रहा है ब्राउनियन मोशन, ये आपका कटा हुआ है। ब्राउनियन मोशन क्या होता है, इसको आप 11वीं 11th क्लास से पढ़ोगे, हाँ। इसके बाद है डायलिसिस, ये भी आपके में कटा हुआ है, ये तो आप मेरे ख्याल से 11th में पढ़ोगे ये भी, डायलिसिस क्या होता है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको नहीं याद रखने हैं। इसके बाद एग्जाम्पल, शुगर वाटर और सॉल्ट वाटर किसका एग्जाम्पल है, सॉल्यूशन का। मिल्क हो गया जो मैंने बताया था। फॉग, फॉग यानी कि बेसिकली फॉग क्या होता है, अपना धुआं टाइप होता है ना, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, कोलोइड का। ब्लड भी कोलोइड का एग्जाम्पल है, इंक भी कोलोइड का एग्जाम्पल है, जेलेटिन जेली जैसा होता है ये भी कोलोइड का एग्जाम्पल है। एरोसोल्स, एरोसोल्स क्या होता है वो आगे बताता हूँ अभी, ठीक है। ये भी किसका एग्जाम्पल है, कोलोइड का। आप याद रखेंगे फॉग, मिल्क, ब्लड, इंक, ये 4 एग्जाम्पल याद रखेंगे इसके। सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर किसका है, सॉल्यूशन का। और यहाँ पे मडी वाटर, मडी वाटर मतलब कि कीचड़, है ना। सैंड वाटर मतलब रेत वाला पानी। ऑयल इन वाटर, ऑयल वाटर क्या मिलते थोड़ी आपस में, तो ये भी क्या है, सस्पेंशन है एक, ठीक है। तो ये मैं आपको क्लियर कंटेंट करता हूँ, यहाँ पॉज करके अच्छे से इसको नोट कर लो, और ये याद रखना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये पूरी की पूरी टॉप जो ये पूरी की पूरी टेबल है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से कई सारे MCQs बनते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखो अभी हमें पढ़ना है, इसके बाद हमें पढ़ना है चेंजेस के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ना है, चेंजेस के बारे में। तो यहाँ पे कह रहे हैं देर आर 2 टाइप ऑफ चेंजेस। बेसिकली हमारे दुनिया में लगभग 2 तरह के चेंजेस होते हैं। एक तो है फिजिकल चेंज, एक है केमिकल चेंज, ठीक है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ठीक है। मैं आपको सिंपल सा लिखवाता हूँ, यहाँ पे बहुत बड़ा लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो पहले आते हैं हमारे फिजिकल चेंजेस, ठीक है। फिजिकल चेंजेस, जब भी फिजिकल चेंज होंगे तो कोई नया सबस्टांस फॉर्म नहीं होगा। नो न्यू सबस्टांस फॉर्म्स, मतलब कि कोई भी मैंने क्या लिया, इस बात को समझो। मैंने एक पेपर को लिया, पेपर फाड़ दिया मैंने, तो चेंज तो हुआ है। पहले पेपर कुछ और था, अब पेपर कुछ और है। तो क्या कोई नई चीज़ बनी है क्या पेपर फाड़ने से? पहले भी पेपर था, अभी पेपर है, तो कोई भी नई चीज़ नहीं बनी है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये एक फिजिकल चेंज है। दूसरी बात, कोई नई चीज़ नहीं बनेगी। और दूसरी बात हम कह सकते हैं सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस चेंज होती है, ओनली फिजिकल अपीयरेंस चेंज। मतलब कि अगर फिजिकल चेंज हुआ है तो वो उसकी बनावट चेंज होती है। मैंने पेंसिल ली, पेंसिल तोड़ दी, पहले पेंसिल की शेप कुछ ऐसी थी, ठीक है, टूटने के बाद अब वो ऐसी हो चुकी है, ठीक है। ड्राइंग छोड़ो, बात को समझो। तो बस फिजिकल अपीयरेंस तो चेंज हुई है, ठीक है। कोई केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ी बदली है इसकी, है ना। ऐसा थोड़ी है कि अभी ये पेंसिल थी, अब ये पानी बन चुकी है ना। तो ये तो ऐसा नहीं हुआ ना। तो बेसिकली कोई फिजिकल, और ज़्यादातर ये जो चेंजेस होते हैं मोस्टली रिवर्सिबल होते हैं, या मोस्टली ईजिली रिवर्सिबल होते हैं, है ना। ऐसे लिख रहा हूँ मैं, ईजी टू रिवर्स। मतलब कि पेंसिल है, जैसे पेपर मैंने क्या किया, इस बात को आप मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ, ठीक है। मैंने पेपर को फाड़ दिया, अब उसको मैं वापस से टेप से चिपका सकता हूँ, तो मतलब रिवर्स कर दिया मैंने चेंज को। या फिर मैं क्या, जैसे कि मैंने मानो अभी इस बात को समझो, जैसे मैंने पानी उबाला, पानी उबल के भाप बन गया वो, तो क्या कोई नया सबस्टेंस फॉर्म हुआ है?
भाई पानी जब था इसके अंदर तो वो H2O था, H2O मतलब पानी था, उबल के भाप बन गया है तो भी तो H2O ही है, अभी कुछ नया थोड़ी बना है, ठीक है। तो इस वजह से ये एक फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज क्या होते हैं, जिसमें कोई भी नई चीज़ फॉर्म ना हो, क्या ना हो, कोई भी नई चीज़ फॉर्म ना हो। तो बेसिकली आप ये तीनों चीज़ों को लिखो, ठीक है, इन तीनों चीज़ों को लिखो एक बार जल्दी से, फिर हम चलते हैं केमिकल चेंज पे। केमिकल चेंज में क्या होता है, सेकंड में बताता हूँ मैं, एग्जाम्पल अभी लिखवाऊंगा, आप चिंता मत करो, बहुत सारे एग्जाम्पल करने हैं अभी हमें इसके, ठीक है। तो केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज का मतलब कि हो सकता है कि पहले वो किसी चीज़ से रिएक्ट कर रहा था, अब नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। मेरे घर में मिट्टी का तेल था, मैंने उसमें आग जला दी, अब वो आग जली तो क्या हुआ कि आग जलने के बाद उसमें से हीट निकली और वो सारा का सारा मिट्टी का तेल गायब हो गया। तो क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बदल गई है, पहले वो लिक्विड था जो था, अब वो गायब हो चुका, तो ये केमिकल चेंज है। क्या है, एक केमिकल चेंज है। बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज़, पहले की प्रॉपर्टी और अब की प्रॉपर्टी, वो जो मिट्टी का तेल है जो गैस बन के उड़ चुका है, वो अलग अलग हो चुकी है। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। और यहाँ पे जैसे मैंने लिखा था ना कि नो न्यू सबस्टांस फॉर्म, इसमें क्या होता है, न्यू सबस्टांस फॉर्म्स, मतलब नई चीज़ें फॉर्म होती हैं इसके अंदर, ठीक है। ठीक है, इतनी बात समझ आई होगी आपके। और ज़्यादातर ये हार्ड टू रिवर्स, मतलब रिवर्स करने में थोड़े मुश्किल होते हैं ये जो केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स पे चलते हैं, देखो, ठीक है। पीडीएफ पे वापस आओ, आप नोट कर लो वो पॉज करके जो मैंने लिखवाया था अभी, ठीक है। अब यहाँ पे इनके एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहा था, लोहे पे जंग लग गई, तो क्या हुआ, क्या ये केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है। अब देखो जो जंग होती है ना, क्या होता है, इस बात को थोड़ा डिटेल में समझो। जो लोहा है, ठीक है, उसे हम Fe बोलते हैं, Fe मतलब आयरन, ठीक है। फेरस नाम होता है एक्चुअल में लोहे का। जब उस पर जंग लगती है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है, तो ये Fe3O2 नया कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। तो ये तो एक केमिकल चेंज है ना, ये क्या है, एक केमिकल चेंज है। क्यों है केमिकल चेंज, बेसिकली केमिकल चेंज इसीलिए है क्योंकि जब ऑक्सीजन से जब आयरन रिएक्ट करता है तो वो आयरन ऑक्साइड बन जाता है, जिसको हम जंग बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। अब ये रिवर्सिबल थोड़ी होता है। अब उस जंग से मैं आपको बोलूँ, ये जो जंग लगी हुई है ऊपर, इसको वापस से लोहा बना दो, तो ये जो वापस रिवर्स करना मुश्किल है इसको बहुत ज़्यादा। दैट मीन्स ये एक केमिकल चेंज है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो साइड में, ये एक केमिकल चेंज है, ठीक है। मैं सी लिख दूंगा अभी, ठीक है। अभी इस बात को समझो, फिजिकल चेंज के भी एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल आप यहाँ से पहले यहाँ देख के लिख सकते हो, ठीक है। पहले फिजिकल के देखते हैं, फिर केमिकल के देखते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस, पानी था, पानी पिघल गया, सॉरी बर्फ़ थी, बर्फ़ पिघल गई, क्या कोई नई चीज़ बनी, नहीं बनी कोई भी नई चीज़, मतलब फिजिकल चेंज है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी था, वो पानी भाप बन के उड़ गया, तो क्या कोई नई चीज़ बनी, नहीं बनी, पानी था, अब भी पानी है, H2O था, H2O ही तो है। अगला है डिजॉल्विंग शुगर, अब भाई चीनी थी, पानी में घुल गई, अब चीनी पानी बन गया, क्या अब तुम बोलोगे नई चीज़ तो बनी है, कि जो ये चीनी वाला पानी है नया तो है, नई कोई चीज़ नई नहीं है ये चीज़, इस बात को समझो। चीनी अभी भी चीनी है, पानी अभी भी पानी है, ठीक है। वो दोनों बेसिकली मिक्स हो गए हैं, मिक्सिंग करने से केमिकल चेंज नहीं हो जाता, इस बात को समझना पड़ेगा आपको। मिक्सिंग करना फिजिकल चेंज ही होता है, ठीक है। अब इसके बाद है चॉपिंग ऑफ वुड, लकड़ी का कटना, लकड़ी के कटने से ये भी एक फिजिकल चेंज ही तो है, कोई नई चीज़ नहीं बनी। क्रैशिंग अ कैन, बेसिकली कैन को क्रश कर देना, दबा देना, ठीक है। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल लिखे हुए हैं, आपको समझ आ गए होंगे फिजिकल चेंज क्या होते हैं। अभी ये यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है बर्निंग ऑफ आयरन, मतलब कि सॉरी रस्टिंग ऑफ आयरन। अगला है बर्निंग ऑफ वुड, अब वुड थी, लकड़ी थी, जल गई वो, ठीक है। अब जलने के बाद इस बात को सोचो, क्या वो वापस से लकड़ी बन सकेगी, बहुत मुश्किल है ना उसको, मतलब मुश्किल क्या, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है उससे वापस से लकड़ी बनाना। अगला कह रहा है बेकिंग अ केक, केक था उसको आपने बेक किया,
ठीक है। अब एक केमिकल चेंज है क्योंकि उस केक के अंदर के जो केमिकल्स हैं वो एक दूसरे रिएक्ट करते हैं, तब जाके वो इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ना केक के, थोड़ा बहुत उसके अंदर ब्रेड होता है, थोड़ा बहुत उसके अंदर शुगर होती है, थोड़ा बहुत उसके अंदर क्रीम्स होती हैं, तो वो सब चीज़ें आपस में एक दूसरे रिएक्ट करती हैं, इस वजह से एक केमिकल चेंज है। सोरिंग ऑफ मिल्क, बेसिकली मिल्क क्या होता है, तो कुछ टाइम बाद दूध फट जाता है ना, तो अब उससे वापस से दूध बनाना पॉसिबल नहीं है, तो ये भी एक क्या है, केमिकल चेंज है। अगला कह रहा है डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब फूड डाइजेस्ट होकर वेस्ट निकल गया, अब उस वेस्ट से वापस से फूड नहीं बना सकते, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। एक्सप्लोरिंग एक फायरवर्क्स, मतलब कि पटाखों का फटना। विनेगर और बेकिंग सोडा का रिएक्शन, विनेगर एसिड होता है, बेकिंग सोडा बेस होता है, ठीक है। इन दोनों का रिएक्शन जो होता है ये एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा आपका, और एक सॉल्ट बनाता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक क्या नाम है, ये भी एक केमिकल चेंज है, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हो गया। फोटोसिंथेसिस आपको पता है जिस प्रोसेस से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, वो भी एक केमिकल प्रोसेस होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी जैसे H2O होता है ना, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हाइड्रोजन को हम अलग कर देते हैं और ऑक्सीजन को हम अलग कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस, ये भी एक प्रोसेस क्या है ये, क्योंकि इसमें नई चीज़ बनी है, पहले H2O था लिक्विड जो कि क्या नाम है पानी था, अभी क्या है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नई चीज़ें बनी है। तो ये भी क्या है, ये सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस के केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल है। तो फिजिकल चेंज में कोई नई चीज़ें नहीं बनेंगी और केमिकल चेंजेस में नई चीज़ें बनेंगी। फिजिकल चेंज के नीचे ये सारे एग्जाम्पल लिख लेना, सारे क्या मतलब कुछ लिख लेना जाके आपको समझ आ जाए। केमिकल चेंज के नीचे ये एग्जाम्पल्स में से कुछ लिख लेना जिससे आपको याद रह जाए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह से टॉपिक है, उसका नाम है एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं इस बारे में हम समझते हैं। एलिमेंट बेसिकली सबसे ज़्यादा प्योर सबस्टांस होता है जिसे हम एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैं आप एक शेप लेता हूँ, तो इसको थोड़ा क्लियर करने के लिए, ठीक है, इस पर लिखने के लिए मैंने शेप लिया है, ओके। तो इस पर मैं राइट करूँगा, ओके। तो व्हाट इज़ एन एलिमेंट, मानो मैंने एक क्या लिया, एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स के अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस डाली। क्या डाली, हाइड्रोजन गैस डाली इसके अंदर मैंने, ठीक है। तो इसके अंदर हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इधर उधर भाग रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है बहुत सारी, और वो जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या कर रही है, अभी रैंडमली कहीं भी मूव कर रही है। तो मैं आपसे पूछूं कि इस बॉक्स के अंदर कितनी तरह के एटम्स मौजूद हैं, कितनी तरह के एटम्स मौजूद हैं। तो एक इंसान ने देखा ये वाला एटम, इसको देखा, उसने बोला ये तो हाइड्रोजन एटम है क्योंकि हाइड्रोजन गैस है। इसने देखा ये वाला एटम, उसने देख तो वैसे सकता ही नहीं, बस एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, ये भी एक हाइड्रोजन एटम है। तो बेसिकली इस पूरे बॉक्स के अंदर एक ही टाइप के एटम्स मौजूद हैं, एक ही टाइप के एटम्स मौजूद हैं, सिंगल टाइप ऑफ एटम इसके अंदर मौजूद है। तो इस टाइप के एटम्स को अब से इन हमने बोल दिया ये एक एलिमेंट है। क्या बोल दिया, ये एक एलिमेंट है, ठीक है। अब एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, या फिर हमारा मान लेते हैं सोडियम हो गया। सोडियम को Na लिखते हैं, वैसे तो एक्चुअल में सोडियम पूरा लिख देता हूँ अभी के लिए मैं, सोडियम हो गया। तो ये ऐसे कुछ हमें एलिमेंट्स मिलने लगे। फिर हमें एक्चुअल में जाके इतने सारे एलिमेंट्स मिल गए कि उनके लिए हमें एक पीरियोडिक टेबल बनानी पड़ी, ठीक है, जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देती है। इसमें देखो ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। एटलीस्ट आपको 20 तक याद करने हैं, ठीक है। आपने क्या लिखना है, पहले तो एलिमेंट्स और उनकी डेफिनेशन लिखनी है। एक एलिमेंट क्या होता है, आप लिखोगे एलिमेंट इज़ अ प्योर सबस्टेंस, क्योंकि उसके अंदर और कोई मिलावट नहीं है। कंपोज ओनली ऑफ वन टाइप ऑफ एटम, ठीक है, जिसमें एक ही तरह के एटम मौजूद है। जैसा कि मैंने बताया था कि उसने देखा तो हाइड्रोजन एटम ही मिल रहे थे उसके अंदर। तो अगर उसके अंदर एक ही तरह के एटम्स मौजूद हैं तो बोला जाएगा कि ये एक एलिमेंट है। क्या है, एलिमेंट है। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू मोर बेसिकली। अब ये हाइड्रोजन है, अब इसको आप ब्रेक करके और नहीं तोड़ सकते इस एलिमेंट को। फॉर एग्जांपल वाटर था, जैसे वाटर था क्या, H2O था। अब इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ H में और O में, इसको ब्रेक किया जा सकता है क्योंकि वाटर जो है ये एक एलिमेंट नहीं है।
वाटर क्या नहीं है, एक एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट से मिल के बना है वाटर। एलिमेंट्स जो है हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, उनसे मिल के बना है वाटर। लेकिन वाटर खुद क्या है, एक एलिमेंट नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ, जैसे नमक है, ठीक है। नमक को जो हम लिखते हैं नॉर्मल, हमारा जो नमक होता है जो हम खाने में डालते हैं, उस टेबल सॉल्ट कहते हैं उसको, ठीक है, टेबल सॉल्ट। उसका फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम और क्लोराइड, ठीक है। तो इसके जो टेबल सॉल्ट है, क्या ये एक एलिमेंट है? तो जवाब है नहीं, टेबल सॉल्ट तो एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर दो तरह के एलिमेंट्स मौजूद हैं, एक तो सोडियम और एक क्लोरीन, ठीक है। ये Cl क्लोरीन और एक सोडियम, तो ये दो चीज़ों से मिलके बना है, Na से और Cl से। ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, दोनों मिल जाएंगे तो NaCl बन जाएगा, लेकिन ये एक एलिमेंट नहीं है। तो एलिमेंट्स से मिलके कंपाउंड्स बनते हैं, ये कंपाउंड है, ठीक है। कंपाउंड क्या होता है आगे पढ़ेंगे हम। फिर आपने क्या करना है, जब आप ये लिख लोगे इट इज़ एन, यहाँ से पहले ये पॉइंट लिखोगे, दूसरा ये पॉइंट लिखोगे, इसके बाद आपको क्या करना है, ये आप यहाँ से छोड़ दो, ये तो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स लिखने के बाद स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट लिखने हैं। जैसे नंबर 1 डालोगे, ठीक है, आप लिखोगे ऐसे हाइड्रोजन, उसका सिंबल लिखोगे, उसका सिंबल क्या होता है H, जैसे ये लिखा है, ये सिंबल है। फिर नंबर 2 डालोगे जो कि क्या है, हीलियम, फिर उसका सिंबल लिखोगे He। फिर नंबर 3 डालोगे जो कि क्या है, लिथियम, फिर उसका सिंबल है Li। ऐसे करके 20 लिखने हैं आपको। ये स्क्रीन को पॉज कर लो, ठीक है। वैसे तो टोटल हमारे 118 होते हैं, सोचो यहाँ पे, ठीक है, लेकिन हमें अभी 20 ही याद रखने हैं, सारे ऑफकोर्स याद नहीं करने, हमारे सिलेबस में भी नहीं होते वो, ठीक है। तो इसमें से 20 की आप लिस्ट बनाओ और फिर चलो नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड्स। तो अभी हमने पढ़ा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मिला दिया जाए तो एक कंपाउंड बन जाता है। क्या बन जाता है? एक कंपाउंड बन जाता है। तो 2 एलिमेंट्स से मिलके क्या बनता है? एक कंपाउंड बनता है, ठीक है। क्या बनता है? तो यहाँ लिखा हुआ है अ कंपाउंड इज़ अ प्योर सबस्टांस। कंपाउंड भी प्योर सबस्टांस ही है, कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिले हुए हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि वो केमिकली कंबाइंड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्या करूँ, मैं लोहे का पाउडर लूँ, लोहे को घिस लूँ और उसका पाउडर लूँ, और मैं यहाँ पे क्या लूँ, लेट अस से मैंने यहाँ पे एल्यूमिनियम का पाउडर ले लिया, दोनों को मैंने मिला दिया, तो एक पाउडर बन गया जिसमें क्या है, लोहे का पाउडर है और इधर एल्यूमिनियम का पाउडर है। तो क्या ये जो बना है, क्या एक कंपाउंड बन गया? तो जवाब है नहीं बना कंपाउंड, क्योंकि तो पाउडर मिला हुआ है ना, ठीक है। ये कोई केमिकली कंबाइंड थोड़ी है। तो अगर आपको अगर आपको कंपाउंड बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको केमिकली कंबाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये एक कंपाउंड नहीं बना क्योंकि आयरन और एल्यूमिनियम आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं, मैं हाइड्रोजन लूं और उसमें ऑक्सीजन लूं और फिर इनको साथ में करूं तो H2O बन जाता है, ठीक है। ये एक नया कंपाउंड बन गया। ये एक एलिमेंट था, ये एक एलिमेंट था, ये एक कंपाउंड बन गया अभी, ठीक है। बात समझ आई आपको? तो एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, केमिकली रिएक्ट करने चाहिए कंपाउंड बनाने के लिए। तो यहाँ लिखा है अ कंपाउंड इज़ अ प्योर सबस्टांस दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। एक कंपाउंड एक प्योर सबस्टांस होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं। आप रिपीट करके सुनो दोबारा। एक कंपाउंड क्या होता है, एक ऐसा सबस्टांस होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं और वो आपस में केमिकली क्या होते हैं, केमिकली कंबाइंड होते हैं। दे आर केमिकली कंबाइंड इन फिक्स प्रपोर्शन, ठीक है। ये क्या होता है, केमिकली कंबाइंड होते हैं, ठीक है। और बस आप इतना ही लिख लो अभी के लिए तो, ठीक है। ये आगे थोड़ा और डिटेल लिखा हुआ है, उसको आप जाने दो। यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी डेफिनेशन हुई, ठीक है। अब यहाँ पे दिखाया हुआ है कंपाउंड का नाम लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड। इसका कॉमन नेम मतलब कि जो हम किस नाम से जानते हैं इसको, हम जानते हैं इसको टेबल सॉल्ट के नाम से, ठीक है। इसमें Na होता है और Cl होता है, सोडियम क्लोराइड। तो इसमें सोडियम है और क्लोरीन है। जैसे यहाँ वाटर है, वाटर को तो हम वाटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसके अंदर H2 और O, ठीक है। तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, इसमें 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। इसमें 2 हाइड्रोजन थे, 1 ऑक्सीजन था, तो इसमें 1 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं। बेकिंग सोडा में देखो कितने सारे आइटम है, सोडियम ये रहा 1, हाइड्रोजन ये रहा 1,
कार्बन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, तीन एटम से मिलके बना हुआ है, ठीक है, तीन नहीं चार तरह के एटम से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह आप सारे नोट कर सकते हो। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको चौक या लाइमस्टोन भी बोलते हैं, चौक जो नॉर्मल जिससे बोर्ड पे लिखते हैं। तो उसमें क्या होता है, देखो कैल्शियम है उसके अंदर, कार्बन है उसके अंदर और ऑक्सीजन है उसके अंदर, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ, क्लियरली लिख लो इसको, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन। उसी तरह कॉस्टिक सोडा के अंदर सोडियम है और हाइड्रोक्साइड है, शुगर के अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, अल्कोहल के अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, अमोनिया के अंदर सोडियम है और हाइड्रोजन है, नेचुरल गैस के अंदर कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो आपको सिंबल्स जो हैं इनको याद करने चाहिए आपको, जितने भी सिंबल मैंने यहाँ पे बताए थे कि हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, H4 हाइड्रोजन होता है, ये सिंबल्स आपको याद करने पड़ेंगे, नहीं तीसरे चैप्टर में याद करने पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि अभी ही याद कर लो, वैसे याद हो ही गए होंगे आधे बच्चों को तो, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आपका चैप्टर वैसे तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन एग्ज़ाम में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि कंपाउंड वर्सेस मिक्सचर में अंतर बताना है, कंपाउंड वर्सेस मिक्सचर में, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले कह रहा है कंपाउंड्स आर केमिकली बॉन्डेड। मतलब क्या कह रहा है, जो कंपाउंड होते हैं, मैंने बताया था एक एलिमेंट होता है, ठीक है, एक एलिमेंट होता है और दूसरा एलिमेंट होता है, एक E1 एक E2, उन दोनों से मिल के कंपाउंड बनता है, ठीक है। और जब ये दोनों के दोनों केमिकली रिएक्ट करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, केमिकली रिएक्ट करने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में डालूंगा तब ही जाके मेरा पानी बनेगा। ये दोनों के दोनों केमिकली रिएक्ट करें और तब जाके मेरे को पानी मिला, ठीक है। तो ये एक कंपाउंड है, क्या है, एक कंपाउंड है। क्या ये बात समझ आई। फिर यहाँ कह रहा है मिक्सचर केमिकली बॉन्डेड नहीं होते। मतलब समझो, मिक्सचर केमिकली बॉन्डेड नहीं होते मतलब मैंने क्या लिया, मैंने एक लोहे लिया, मतलब आयरन का एक चूरा लिया मैंने, आयरन का पाउडर लिया मैंने, ठीक है, और मैंने एक एल्यूमिनियम का पाउडर लिया और दोनों को मैंने मिक्स कर दिया ऐसे, और यहाँ पे समझ लो ये पाउडर भरा पड़ा है सारा, ठीक है, ये सारा का सारा। तो क्या ये एक कंपाउंड बन गया? तो जवाब है नहीं बना कंपाउंड। क्यों नहीं बना? क्योंकि ये एक मिक्सचर है। ये क्या है? एक मिक्सचर है। क्या है? मिक्सचर है, लेकिन कंपाउंड नहीं, क्योंकि आयरन ने और एल्यूमिनियम ने एक दूसरे से रिएक्ट ही नहीं करा, एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करा। तो मिक्सचर आर नॉट केमिकली बॉन्डेड, ये केमिकली बॉन्डेड नहीं होते। आपको ये बात समझ आई होगी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है H2O, यहाँ लिखा है लेट अस से आप लिखो नमक और चीनी, सॉल्ट प्लस शुगर। जैसे हमने आयरन और एल्यूमिनियम को मिलाया था तो नमक और चीनी का पाउडर को मिला दिया मैंने, तो क्या बनेगा? ये क्या बनेगा यहाँ पे? ये नॉन केमिकली बाउंडेड बनेगा, मतलब केमिकली बाउंड नहीं होगा। इसके बाद कह रहा है कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड फिजिकली। मतलब कि कह रहा है अगर आपने क्या कर दिया, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, है ना, ये जितना भी लिखा हुआ है, अगर अरे शिट, अगर आपने क्या कर दिया, ठीक है, जो अगर आपने कंपोनेंट्स को, ये मैं ऐसे में डालता हूँ, हाँ अब ठीक है। सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है? कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फिजिकली। अगर मैं आपको पानी का एक गिलास दूँ, इसमें H2O है, और मैं बोलूँ कि इसमें से हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग अलग कर दो, हाइड्रोजन अलग कर दो, ऑक्सीजन अलग कर दो, और आपको किसी केमिकल रिएक्शन का साथ नहीं लेना है, मतलब कि कोई केमिकल रिएक्शन यूज़ करना है, अपने हाथ से अलग कर दो, तो आप पॉसिबल ही नहीं है कर पाओगे। वैसे आप आगे देखोगे कि हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अलग कर सकेंगे, लेकिन वो केमिकल रिएक्शंस का यूज़ कर सकेंगे, करके करेंगे हम, फिज़िकली नहीं कर सकते उसको हम अलग अलग। क्या नहीं कर सकते? फिज़िकली सेपरेटेड नहीं किया जा सकता। किसको नहीं किया जा सकता? कंपाउंड्स को। कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फिजिकली। क्या ये बात समझ आई? फिर यहाँ कह रहा है कंपोनेंट यहाँ पे फिजिकली सेपरेट किया जा सकता है। ऑफकोर्स चीनी में और नमक दोनों के दोनों घुले हुए हैं, तो उनको छान के या फिर कुछ ना कुछ करके हम दोनों को अलग कर सकेंगे अपने हाथ से। फिर दूसरा कह रहा है कंपाउंड शो देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कंपाउंड कह रहा है यहाँ पे, इसे मैं मिटाता हूँ सारा, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कह रहा है कि अगर आपका कोई कंपाउंड है, ठीक है, जो आपने बनाया, जैसे कि मानो आपने क्या बनाया, आपने लिया सोडियम, आपने लिया क्लोरीन, इन दोनों से मिलके आपने NaCl बनाया। सोडियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल ही अलग होती हैं। सोडियम की जो प्रॉपर्टीज़ है बिल्कुल ही अलग होती है। सोडियम जो होता है वो ऐसा मेटल होता है, उसको तुम पानी में फेंकोगे तो पानी में फट जाता है वो, ठीक है। तो तुम चाहो तो देख भी सकते हो, ठीक है, सोडियम इन वाटर, अगर आप यूट्यूब पे लिख के देखोगे सोडियम इन वाटर। अब यहाँ पे कह रहा है कंपाउंड शो देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कि बात को समझते हैं। मैंने लिया एक सोडियम लिया, एक लिया क्लोरीन, यहाँ पे ये दोनों मिलके NaCl यानी कि टेबल सॉल्ट बन जाते हैं, ठीक है।
तो अब यहाँ ये कह रहा है कि इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी अलग अलग होंगी सबकी। मतलब समझो, दोबारा समझाता हूँ। सोडियम की प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग होती है, सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्लोरीन की प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग होती है उससे। लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये दोनों अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ खो देते हैं और इनकी नई प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं जो कि NaCl की है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर जो सोडियम होता है ना वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि उसको पानी में डालते ही ब्लास्ट हो जाता है। क्लोरीन भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है क्लोरीन। अगर कोई आप किसी को क्लोरीन, लिक्विड क्लोरीन पिला दो तो मर सकता है वो। लेकिन जब ये दोनों मिले तो उन्होंने बनाया क्या? नमक। और नमक तो हम डेली खा रहे हैं आराम से। ये सोचो ब्लास्ट कर रहा है, ये जहर है, और दोनों को मिलाया तो बना नमक। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मिलाते हैं तो जो कंपाउंड बनता है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन दोनों से मैच नहीं खाती। बात समझे? एक एलिमेंट को जब दूसरे एलिमेंट से केमिकली रिएक्ट करवाने के बाद जो कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ जिन एलिमेंट से मिलके वो बना है उनसे मैच बिल्कुल भी नहीं करती। ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि मैच करे, ठीक है, कभी कभी कर भी जाए, हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ऐसा, ठीक है। और इसमें क्या होता है दूसरे वाले में, आप समझो, मैंने सॉल्ट लिया, मैंने शुगर लिया, ठीक है, दोनों मतलब चीनी लिया और नमक ली, दोनों को मिला दिया, ठीक है। अब क्या, जो सॉल्ट वो तो सॉल्ट ही रहेगा, वो शुगर है वो शुगर ही रहेगी। ऐसा थोड़ी है कि दोनों मिलने से बदल जाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जो कंपोनेंट है, कहाँ गया, कंपाउंड डू नॉट शो देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब ये जो मिक्सचर बना है इसकी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये जो प्रॉपर्टी दिखाएगा वो इन दोनों से लेके ही दिखाएगा, ठीक है। जैसे सॉल्ट पानी में घुल जाता था, चीनी पानी में घुल जाती थी, तो ये जो मिक्सचर बनेगा ये भी पानी में घुल जाएगा। मतलब इसकी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं आती। जैसे उसमें आई थी NaCl की खुद की अलग ही प्रॉपर्टीज़ आ गई थी, इसकी और इसकी मैच नहीं हो रही थी उससे, ठीक है। लेकिन तो इसकी खुद की अपनी प्रॉपर्टीज़ बनती है, लेकिन इसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टीज़ नहीं बन पाती, ठीक है। बात समझ आई? अब देखो जो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है वो क्या कह रहा है, मैं इसको मिटा देता हूँ इसको को। तो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है रेशियो ऑफ कंपोनेंट इज़ फिक्स्ड। मतलब कि समझेंगे इस बात को अभी, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या लिखा, मैंने कंपाउंड लिखा मैंने बढ़िया सा, मैंने कंपाउंड लिखा लेट अस से H2O। तो H2O इस कंपाउंड के अंदर, चाहे आप पानी अपने घर में से पियो, चाहे आप नलके में से पियो, चाहे आप समुंदर में से पियो, चाहे आप नदी में से पियो, कहीं से भी पानी पी लो आप, चाहे आप चांद पे जाके पानी पी लो अगर मिल जाए तो, ठीक है। तो जिधर जिधर तुम्हें पानी मिलेगा उधर उधर हाइड्रोजन के 2 एटम्स मिलेंगे और ऑक्सीजन का 1 ही एटम मिलेगा। एक यहाँ लगाते नहीं हम क्योंकि कन्वेंशनल नहीं है। तो हाइड्रोजन 2:1 में मिलता है हमेशा, ठीक है। मतलब कि इसका 2 एटम और इसके 1 एटम, इसके 2 एटम, इसके 1 एटम। इस चीज़ को हम 3rd चैप्टर में बहुत डिटेल में समझेंगे। मतलब कंपाउंड जो मिलते हैं वो एलिमेंट्स की फिक्स रेशो से बनते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, इसके एलिमेंट्स फिक्स रेशो में कंबाइन होते हैं तभी जाके बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक होता है हमारा ग्लूकोज होता है C6H12O6। तो जब कार्बन को 6:12:6 पूरी रेशो को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना बनेगा, 6 से डिवाइड कर दो 1:2:1 बनेगा। खैर आप इसको भूल जाओ, ठीक है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे बाद में। तो जब भी कार्बन को, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को इस रेशो में मिलाया जाएगा तो हमेशा ग्लूकोज मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है। तो ये कहते हैं कि कंपाउंड की रेशो फिक्स होती है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कंपाउंड की इनकी रेशो कोई फिक्स नहीं होती। आप चीनी कितनी मिला दो, नमक कितना ही मिला दो, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। समझ आई होगी आपको ये बात? मैं मिटा देता हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो फिक्स होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल वापस से हमारे NaCl वाले एग्जांपल पे आते हैं। इन दोनों से मिलके NaCl बना था। तो यह कह रहा है कि इसका
जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि किस टेम्परेचर पे NaCl बॉयल हो जाता है, या इस केस में मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि NaCl तो क्या है, सॉलिड है, सॉलिड बॉयल तो होते नहीं है, सॉलिड तो मेल्ट होते हैं, मतलब सॉलिड तो पिघलते हैं, उबलते थोड़ी है। मैं बोलूँ कि नमक को उबाल दो तो उबलेगा नहीं ना, पिघलेगा नमक तो जो इस केस में मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दो चीज़ लिखी है। तो मैं आपसे बोलूँ कि NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो फिक्स होता है। NaCl आपको जहाँ जहाँ पे नमक मिलेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो फिक्स होगा, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसके अंदर शुगर का मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा और जो सॉल्ट था उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा। तो हो सकता है कि शुगर पहले पिघल जाए, सॉल्ट बाद में पिघले, या सॉल्ट पहले पिघल जाए, शुगर बाद में पिघले। मतलब एक ही मिक्सचर के अंदर दो अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट आते हैं इसके अंदर, मिक्सचर के अंदर, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं होते। हो सकता है कि एक ये चीज़ पहले पिघल जाए और ये चीज़ बाद में पिघले, इसमें ऐसा हो सकता है, ठीक है। समझ आई होगी आपके। लास्ट पॉइंट कह रहा है एनर्जी इज़ गिवन आउट इन प्रिपेयर ऑफ कंपाउंड थ्रू द केमिकल बॉन्डिंग। मतलब यहाँ कह रहा है अगर आपको कोई कंपाउंड बनाने हैं तो उसमें एनर्जी आपको देनी पड़ती है, मिलती है, ठीक है। अभी ये पॉइंट आपके सिलेबस से थोड़ा बाहर है, इसको छोड़ दो। यहाँ पे ये भी सिलेबस से बाहर है, इस पॉइंट को छोड़ सकते हो। और यहीं पे आपका चैप्टर का दी एंड हो चुका है। आपने सारा का सारा अगर वीडियो देखी है तो अपने कंधे पे थपथपाओ, क्योंकि आपको सेकंड चैप्टर पूरा अच्छे से आ गया है, ठीक है। और आपको जो दी एंड हो गया है, अब आपको क्या करना है, ध्यान रखना, NCERT के सारे क्वेश्चंस खुद से करने हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में सपोर्ट मटेरियल आपको मिलती है ना स्कूल से। और साथ ही साथ देखो NCERT सपोर्ट मटेरियल तो कर ही लोगे, इसके साथ मैं आपको एक दो कुछ बढ़िया क्वेश्चन दिखाता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। अगर आप सिर्फ इनको भी कर लोगे तो भी बहुत है, ठीक है। ये मैं आपको स्क्रॉल कर दूंगा, ठीक है। इसको कभी सॉल्व करके कभी और डालेंगे यहाँ से। ये जितने भी MCQs आ रहे हैं इन सभी को अपनी क्या नाम है प्रिपरेशन में ज़रूर ऐड करो, क्योंकि इन्हीं में से आपका पेपर बनेगा। मैं आपको गारंटी देके बोलता हूँ, इससे बाहर नहीं जाता आपका पेपर। जितने भी MCQ दिख रहे हैं मैं धीरे धीरे करके स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, आप इनको सॉल्व कर लेना इन MCQs को, ठीक है। ये बहुत अच्छे MCQs हैं, पॉज करते करते इनको अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे करके स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि जिससे आप पॉज करके इन क्वेश्चंस को कर सको। ये सारे क्वेश्चंस के वैसे सॉल्यूशन गूगल पे अवेलेबल होंगे, तो आप उधर से हेल्प भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सारा का सारा समाप्त। अभी और है, थोड़ा सा पॉज करके लिख लेना, ठीक है। और यहाँ पे हो गया है दी एंड चैप्टर का असली वाला, ठीक है। दी एंड चैप्टर 3 की वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे एंड बाय बाय।